तो नमस्कार 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और होना भी चाहिए भाई साहब। तो आज हमारा चैप्टर 5 मतलब एपी, उसका फुल फॉर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का भाई साहब लेक्चर नंबर 3 है, मतलब थर्ड लेक्चर है। इसका लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, देखो जाके मजा आएगा। अगर वो दो लेक्चर नहीं देखे हो तो ये लेक्चर पे कुछ समझ में नहीं आएगा भाई साहब। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है सम टू एन नंबर्स ऑफ एन, ओके, सम टू एन नंबर्स, सॉरी, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब एन टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का सम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म के बारे में पढ़ चुके हैं सेकंड लेक्चर में। nth टर्म का मतलब n जो है, उस n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स को मतलब टर्म्स को, मतलब जैसे a1 a2 a3 a4 ये सब एक एक टर्म का हम बस खेल रहे थे। इस टर्म के साथ खेल लिया, उस टर्म के साथ खेल लिया, खेलना मतलब उसका निकाल दिया टर्म्स का वैल्यू। लेकिन हम उस टर्म्स को प्लस करेंगे, आज सम करेंगे, उसके एडिशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है भाई साहब। ठीक है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे भाई साहब, जबरदस्त। और लास्ट में तो लास्ट का 3-4 क्वेश्चन जो है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, मतलब लिटरली नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसका भाई साहब एक फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला है। क्या है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला? देखो, डेरिवेशन तुमको कोई नहीं पूछेगा और मैं बताऊंगा भी नहीं डेरिवेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला तो है नहीं डेरिवेशन। यार डेरिवेशन बताया कोई फायदा भी है नहीं, और लेक्चर का मतलब कल बेकार में तुम, मतलब हम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे लेकिन कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला क्या है? जैसे सपोज फॉर्मूला देने से पहले तुमको एक चीज में समझाता हूं, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे हम टर्म्स एपी में टर्म्स क्या है, ए वन होता है, ठीक है, ए होता है, मतलब ए वन या ए होता है, ए टू होता है, ए थ्री होता है, ए फोर होता है, ए फाइव होता है, डॉट 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 ऐसे होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स मतलब सम ऑफ एन टर्म्स मतलब जो नंबर, एन मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने आपको बताया पहला लेक्चर में, एन मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स में ये एक टर्म, 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 ये सारे टर्म्स को हम ऐड करेंगे। सम मतलब ऐड करेंगे। वैसे तो सम का मतलब प्लस माइनस होता है, लेकिन इस केस में सम का मतलब लिटरली जो सम का मतलब होता है वो प्लस होता है। ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, हम सबको प्लस करके इसका वैल्यू निकालने वाला है। यही हम चीज पढ़ने वाला है, इसके ऊपर फॉर्मूला है भाई साहब। जैसे हमारे nth टर्म के लिए फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन होल इंटू डी, ये फॉर्मूला था। वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला है। जैसे हम उधर nth टर्म जैसा था, nth टर्म को हम क्या बोल देते थे? an। वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स को हम क्या बोल देते हैं? sn। सम इसलिए एस, सम का पहला वर्ड क्या, पहला वर्ड बोल रहा हूं, पहला लेटर क्या? एस, इसलिए हम एस एन बोलते हैं, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है भाई साहब? फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू होल इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये है भाई साहब आपका फॉर्मूला, ये है भाई साहब आपका फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, ये है भाई साहब आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर, मतलब आज का लेक्चर पूरा बेस्ड है, चैप्टर 3 आज का लेक्चर पूरा बेस्ड है इसी फॉर्मूला के ऊपर भाई साहब। क्या है एसएन मतलब? एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। एन मतलब आपको पता है, एन मतलब आपको पता है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ए मतलब आपको पता है फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म, मतलब एपी का फर्स्ट टर्म। ठीक है, और डी मतलब तो आपको पता है कॉमन डिफरेंस, डी मतलब आपको पता है कॉमन डिफरेंस। और ये है अपना फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? एस एन इक्वल टू एन बाई टू होल इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो, अगर इसको याद रखने का तरीका तुम सुन लो, मतलब एस एन का फॉर्मूला क्या है? जो हमारा रहता था ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी, वही रहेगा, लेकिन बस एक चीज, हम टू थोड़ा इधर उधर जोड़ देंगे, ए के सामने टू जोड़ देंगे, और एन बाई टू ये एक एडिशनल चीज रहेगा। ऐसे थोड़ा सा तरीका लगा कि यूज कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे पास पहले से हम याद करे हुए हैं। ये तो देखो, इसका डेरिवेशन भी है, ये कैसे निकला वो भी एक्सप्लेन है, मतलब एक्सप्लेन हो सकता है, डेरिवेशन इसका है ये फॉर्मूला का, लेकिन मैं बताना सही नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बेकार में, देखो एक चीज तो लेक्चर का लेंथ खींचेगा जो कि बिना मतलब का, और तुमको कोई एग्जाम में पूछेगा भी, इसका नीड भी नहीं है 10th क्लास में, डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा भाई, सब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तुमको, तो फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला ही जान लो। ठीक है, डेरिवेशन कोई नीड ही नहीं है। अगर चाहते हो कि डेरिवेशन, तुम अगर यूट्यूब में जाओगे, गूगल में जाओगे, तुमको मिल जाएगा। अगर तुम मेरे से जानना चाहते हो डेरिवेशन, मुझे कमेंट करो,
मैं तुमको जैसे मुझे अगर मेल करोगे मैं तुमको पर्टिकुलरली समझा के मेल वीडियो दे दूंगा या फिर टेक्स्ट में दे दूंगा, किसी भी तरीके से। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो दे दूंगा, टेक्स्ट में चाहिए तो टेक्स्ट में दे दूंगा। तुम अगर मुझे पर्सनली बोलोगे तो मैं मेल में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसका डेरिवेशन अगर तुमको बहुत इंटरेस्ट जानने का, ठीक है, ओके। लेकिन इसका और एक फॉर्मूला भी है, और एक फॉर्मूला भी है एस एन का। और एक फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू तो सेम रहेगा, एन बाई टू तो सेम रहेगा, लेकिन और एक है ए प्लस एल। अब भाई साहब ये एल क्या है, अब भाई साहब ये एल क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में एल बताया था। एल होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। हमको एपी में लास्ट टर्म दिया रहता है ना, जैसे एनएच टर्म के लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम क्वेश्चंस कर रहे थे, लास्ट टर्म दिया रहता था। एल मतलब एल को हम लास्ट टर्म को हम एन भी कंसीडर कर रहे थे, लास्ट टर्म को हम एन भी कंसीडर कर रहे थे, तो इसको एन भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म को या तो हम एल बोलते हैं या तो एन बोलते हैं, दोनों से कोई एक बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू होल इंटू ए प्लस एल। ये भाई साहब आपका दो फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, यही दो फॉर्मूला चैप्टर में यूज होने वाला है। तो थोड़ा बढ़िया से देख लो, याद कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर भाई साहब। चलो अब क्वेश्चन के ऊपर है, याद होना चाहिए, नहीं तो बिना फॉर्मूला याद हुए तुम क्वेश्चन नहीं निपटा पाओगे। हम सिंपल क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने से पहले मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कैसे करना है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं भाई साहब, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो, सपोज मैं बोला एपी है अपने पास, एक एपी है। क्या है वो एपी, वो एपी है 1,4,7,10, ये है अपने पास एपी। एपी समझ में आ रहा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस क्या, 3, बहुत बढ़िया, कॉमन डिफरेंस 3। अच्छा, मैं बोलूंगा इस एपी का सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल, फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स। I am saying that find the sum of 10 terms of this AP. Now, how you will find? What's the method, तरीका behind the ठीक है। तो तरीका क्या है फाइंड करने का, देखो सिंपल कुछ नहीं, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एस एन, आपको याद होना चाहिए, इक्वल टू क्या है, एन बाई टू होल इनटू, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं, 2a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d। अच्छा, एस एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, अच्छा 10 नहीं 20 निकालो, 10 नहीं 20 निकालो, 20 समझ में बोला। फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 20, ठीक है। 20 बाई 2, बहुत बढ़िया, 2 इंटू ए कितना है 1, बहुत बढ़िया, प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 दैट इज 19, d कितना है भाई साहब 3। अब बस सॉल्व कर दो, काम खत्म, ये 10 हो जाएगा, ये 2 प्लस 19 इंटू 3, ये हो जाएगा 57, ठीक है। अरे भाई 57 तो हो जाएगा 10 इंटू 59 और ये 590 आपका हो जाएगा, 590 आपका हो जाएगा S20, मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स आपका हो जाएगा 590। दिस इज योर आंसर भाई साहब। कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में समझ में आया। ये भाई साहब ये ब्लू ऐसा क्यों होता है कि चलता नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आया। मैं कल ही न्याय निकला था यार, चलो कोई बात नहीं, समझ में आया। अप्लाई कैसे करना है, कुछ नहीं, n नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स कितना दिया रहता है क्वेश्चन में दिया रहेगा तुमको, इधर n बाई 2 वही करना है। 2a क्या है, पहला मतलब फर्स्ट टर्म n माइनस 1 जो कि आपको पता है, इधर से 19 हुआ, d तो आपको कॉमन डिफरेंस दिया ही होगा क्वेश्चन में, या फिर निकालना पड़ेगा किसी भी तरीके से, हम तो निकाल ही लेंगे। मतलब डिमांड क्या है ए और डी का, वही सेम चीज, डिमांड क्या है ए और डी का, डिमांड क्या है ए और डी, इसमें ए डी और एन नहीं होगा तो हम नहीं निकाल सकते। मतलब मोस्टली तुम याद रखो कि जैसे पहले में हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए और डी जरूरत होता था, हर एक क्वेश्चन में इधर भी अप्रोच वही रहेगी, ए और डी पता होना चाहिए हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ भाई साहब, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो, ये भी एक क्वेश्चन था, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझाया था मैं आपको, ठीक है। ओके ओके, तो क्वेश्चन है सीबीएसई 2022 का, हाँ 2022 का मतलब 2022, अगर तुम हिंदी नहीं समझते हो तो क्वेश्चन है सीबीएसई 2022 का। क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूं। देखो भाई साहब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, देखो आराम से देखो, ठीक है। इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन
हाँ, पहला तुम अप्रोच कर रहे हो, पहले पहले कर रहे हो तो नया नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं भी तुमको थोड़ा सा तड़का लग सकता है। बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। पहला 20 टर्म का हमको सम निकालना है। बहुत बढ़िया, पहला 20 टर्म का हमको सम निकालना है ऑफ एन एपी। एपी नहीं दिया है लेकिन उसका nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया है ये, उसका nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया ये। मैं अगर पिछले लेक्चर में तुम अगर ध्यान से सुनोगे, मैं बताया था पिछले लेक्चर या लेक्चर 1 या लेक्चर 2 के पहले पहले मैं बताया था ये चीज, किसी भी चीज का मतलब सॉरी किसी भी एपी का, चीज का मतलब एपी का, किसी भी एपी का अगर nth टर्म का फॉर्मूला दिया है तो हम उसका कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालने के लिए हमको ए डी एन सब चाहिए भाई साहब। ए और डी, एन तो है हमारे पास, ठीक है 20, ए और डी चाहिए। ए और डी कैसे निकालेंगे, एपी। अब एपी कैसे फॉर्म करेंगे, अपने को दिया है nth टर्म, अब nth टर्म दिया है तो एपी का हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, उसके बाद एपी फॉर्म कर देंगे, उससे हमको ए और डी मिल जाएगा। तो चलो एपी फॉर्म करते हैं। एपी फॉर्म करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेट हम क्या, मैं आपको सिखा चुका पहले ही लेक्चर नंबर 1 में ही, एन को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट एन इक्वल टू 1, जब हम एन 1 पुट करेंगे तो ए वन मतलब पहला टर्म निकलेगा, फर्स्ट टर्म निकलेगा 5 माइनस 2 होल इनटू 1, ठीक है। तो 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो फर्स्ट टर्म इज 3। अच्छा, एन इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू 5 माइनस 2 होल इनटू 2, 5 माइनस 4 दैट इज 1। बहुत बढ़िया, ये है दूसरा टर्म। तीसरा टर्म मैक्सिमम 3 टर्म निकलेगा तो हो जाता है अपना काम, ठीक है। तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है, a3 इक्वल टू क्या है 5 माइनस 2, n क्या है 3 अपने पास इधर, तो 5 माइनस 6 तो ये हो जाएगा माइनस 1। ये हो गया तीसरा टर्म, ये हो गया a3, ये हो गया a2, ये हो गया a, ठीक है। अब एपी क्या बनेगा, देखो इधर इधर देखो एपी क्या बनेगा, एपी बनेगा 3, 1, माइनस 1। एपी बनेगा 3, 1, माइनस 1। इधर से a अपने पास क्या आ गया 3 और d क्या अपने पास आ गया माइनस 2। a आ गया 3, d आ गया माइनस 2, a आ गया 3, d आ गया माइनस 2। सिंपल सिंपल, a d आ गया तो सम ऑफ n टर्म्स हम नहीं निकाल सकते, a d आ गया तो सम ऑफ n टर्म्स हम नहीं निकाल सकते। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 होल इनटू या ब्रैकेट जो भी बोल सकते हो तुम, लेकिन होल इनटू बोलो ज्यादा सही रहता है, 2a प्लस n माइनस 1 होल इनटू d, ठीक है। n क्या है, हमको कितना टर्म्स का निकालना है 20 टर्म्स का, तो s20 इक्वल टू ये हो जाएगा 10, डायरेक्टली कर रहा हूँ 20 अपॉन 2 10, ठीक है। 2 इंटू ए क्या है, ए क्या है भाई साहब, ए क्या है अपने पास इधर निकल के आया 3, इधर निकल गया 3, ठीक है। तो 3 2 6 कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना डायरेक्ट करो तो कोई मार्क नहीं करता भाई साहब, ठीक है। 6 लिख देते हैं डायरेक्टली, प्लस n माइनस 1 मतलब 19 इंटू डी क्या है भाई साहब, डी क्या है अपने पास माइनस 2। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 10 होल इंटू 6 माइनस 19 इंटू 2, 18 2 2 3 38 माइनस 38, ठीक है, माइनस 38 10 होल इंटू 38 से 6 जाएगा 32 माइनस 32, तो माइनस 320 विल बी सम ऑफ 20 टर्म्स, विल बी और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब फर्स्ट 20 टर्म्स जो होता है, ये हम फर्स्ट 20 टर्म्स का ही निकाल रहे हैं भाई साहब। पहला 20 टर्म्स का निकाल रहे हैं, इस पहला 20 टर्म्स आपको और एक दो क्वेश्चन के बाद और थोड़ी सा क्लैरिटी से समझ में आएगा मैं क्या पहला 20 टर्म्स बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अभी के लिए समझो बस कि फर्स्ट 20 टर्म्स का हमको सम में निकल गया क्या माइनस 320, ओके, दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं था, हमको बस nth टर्म दिया था, उससे हम एपी फाइंड कर लिए, जो कि हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं। एपी फाइंड कर लिए तो एडी मिल गया, तो एन तो दिया ही हुआ था, सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लिए, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलो भाई साहब, चलो ओके, देखो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। एनसीईआरटी का है, ठीक है। देखो भाई साहब क्या दिया है क्वेश्चन तो सही है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, सेकंड एंड थर्ड टर्म दिया है, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड टर्म दिया है अपने को, ओके। हमको क्या फाइंड करना है 51 टर्म्स, ओके। देखो क्वेश्चन क्या बोला मुझे लगा क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया सर, इसलिए मैं और एक बार थोड़ा सा देख लिया, चेक कर लिया। क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, पहला 51 टर्म्स का हमको सम निकालना है। सम निकालने के लिए एडी जरूरत है, एन तो दिया ही है, एडी जरूरत है।
ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। मतलब ये है A2, ये है A3, ये है A2 और ये है A3 रेस्पेक्टिवली। समझ में आया? क्वेश्चन में बोला क्या है, जितना क्वेश्चन बोला है, हमको बोला है क्वेश्चन में A2 क्या है 14, बहुत बढ़िया। और क्या बोला है A3 क्या है, A3 क्या है 18, A3 क्या है 18। इसको हम सॉल्व, देखो ये सॉल्व करना तुमको पहले लेक्चर में बता दूंगा, nth टर्म का क्वेश्चन में तुमको बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सारी चीजों को, ठीक है। ये इसलिए मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूं। a प्लस डी इक्वल टू 14, अच्छा a प्लस डी इक्वल टू 14, इधर से हम a निकाल दिया अगर तो मजा आ जाएगा, तो उधर a पुट कर देंगे, ठीक है। a इक्वल टू 14 माइनस डी, a इक्वल टू 14 माइनस डी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 18। a क्या है 14 माइनस d प्लस 2d इक्वल टू 18। 2d माइनस d, 2d माइनस d, d 14 माइनस d मतलब सॉरी 14 प्लस d इक्वल टू 18। तो d इक्वल टू 18 अपॉन में 14, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 2 7 जा, d आ गया आपका 9 अपॉन 7, d आ गया आपका 9 अपॉन 7, d आ गया आपका 9 अपॉन 7। ओहो सॉरी 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 सॉरी, कट 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 कट। तो भाई साहब इधर d, तो d आ जाएगा इधर 18 माइनस 14, 18 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 4। तो भाई साहब d निकल के आ गया 4। अब d आ गया तो इधर पुट कर दो, d आ गया तो इधर पुट कर दो, d आ गया तो इधर पुट कर दो। इसको तुम इक्वेशन 1 माना, मतलब तुम इधर लिख सकते हो यार, इधर तुम लिखना कि पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, उसके बाद तुम ये करना, और इधर भी लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मेलिटी तुमको पता है, मैं चैप्टर 3 में करवा चुका हूँ, चैप्टर 4 में करवा चुका हूँ, इसमें भी पहला लेक्चर में पहला एक दो क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, तो फॉर्मेलिटी तुमको पता है क्या करना है, ठीक है। तो a इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज 10, a निकल गया 10, d निकल गया 4, सम ऑफ n टर्म्स निकाल दो। ब्लू थोड़ा सा धीमा चल रहा है तो हम इससे कर लेते हैं, n अपॉन 2 अपॉन मतलब ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, ठीक है। एस एन क्या है, n क्या है, हमको कितना का निकालना है 51 टर्म्स का निकालना है, ठीक है। s 51 इक्वल टू 51 अपॉन 2, बहुत बढ़िया, कटेगा तो नहीं, देखते हैं क्या होता है। s 21 का वैल्यू नहीं, s 51 का वैल्यू नहीं दिया ना, अच्छा वही तो निकालना है, ओके। 2a मतलब 2a मतलब 20 डायरेक्टली कर रहा हूँ, 19 मतलब 50 इंटू डी क्या है भाई साहब, डी क्या है 4 ही ना, हाँ 4, ठीक है। तो 51 अपॉन 2 ये तो कटेगा नहीं, 20 प्लस 200, 51 अपॉन 2 इंटू 220, 2 1 जा 110, तो 51 इंटू 110, तो इधर अपने पास आ जाएगा, तो इधर अपने पास आ जाएगा, तुम निकाल लेना भाई साहब, तो निकाल लेना, तो इधर 5610 देखो मैं मल्टीप्लाई करके रखा हुआ था पहले से, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह मैं कॉपी में करके रखता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा मतलब हमारा लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो लंबा ना खींचे। मैं मल्टीप्लाई तो तुम भी कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई में करके दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये आ गया अपने पास आंसर, ये आ गया अपने पास आंसर। क्या दिया था, कुछ नहीं, हमको वो A2 दिया था, A3 दिया था, जो कि ये तो हम पिछले लेक्चर में करना सीखे हैं। उसके बाद इधर से A और D दोनों निकल गया, तो हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल दिए फॉर्मूला पुट करके। अभी तक तो पूरा बेसिक ही चल रहे हैं, हम सिंपल चल रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको पता है माइक का इशू होता है, और आज मैं माइक भी चार्ज थोड़ा कम बिठाया हूँ, तो मैं भूल गया था एक्चुअली, तो माइक एक बार चेक करा तो, और मैं थोड़ा पसीना वसीना हो गया, तो थोड़ा सा पानी पीता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके चलो गाइस, तो भाई साहब आई एम बैक, पानी वानी थोड़ा सा पी लिया है और माइक भी चेक कर लिया, बिल्कुल ऑल गुड था। वैसे मैं अभी सोच रहा हूँ ज्यादा ही खींचेंगे, थोड़ा सा 20-20 मिनट में मैं चेक करता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ अभी 20-20 मिनट में ना चेक करूँ तो अच्छा ही है, क्योंकि इतना कम पढ़ाएगा मजा नहीं आता। 20 मिनट चेक करो, फिर मतलब 20 मिनट पढ़ाओ, चेक करो, फिर पढ़ाओ, मतलब फ्लो टूट जाता है ना, फिर मतलब थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, माइक का इशू है, प्रॉब्लम है, कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ माइक को चेंज करने के लिए, लेकिन भाई चेंज करने के लिए जा रहा हूँ तो इतना सोच रहे भाई, इतना महंगा लाया था ये, मैं अब फिर से चेंज करना पड़ रहा है। मैं एक सस्ता वाला माइक लाया था, वो चला नहीं, फिर ये महंगा वाला लाया, ये भी नहीं चल रहा भाई से, मतलब चल तो रहा है लेकिन कभी कभी बीच बीच में प्रॉब्लम दिखाता है वैसे, ठीक है। ओके कंटेंट के ऊपर आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई एपी है, उसका थर्ड टर्म का और एट्थ टर्म का सम जो है वो 7 है, बहुत बढ़िया,
एंड द सम ऑफ 7th टर्म एंड 14th टर्म इज -3 देन फाइंड द 10th टर्म। हमको 10th टर्म फाइंड करना है। हमको दो डाटा दिया है, डाटा क्या दिया लिखो, डाटा क्या दिया लिखो। बोला है थर्ड टर्म और 8th टर्म का सम 7 है, थर्ड टर्म का और 8th टर्म का जो सम है वो 7 है, वो 7 है। और क्या बोला है, और क्या बोला है, और क्या बोला है भाई साहब, और क्या बोला है, एंड द सम ऑफ द 7th टर्म एंड 14th टर्म इज -3। बहुत बढ़िया। देन फाइंड द 10th टर्म। देखो 10th टर्म फाइंड करने के लिए हमको क्या ए और डी चाहिए, तो इससे हम ए और डी निकाल देते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पिछला वाला क्वेश्चन मतलब nth टर्म का जैसा क्वेश्चन हो गया, ये तो तुम कर ही सकते हो, बहुत इजी है। शायद ये सम वाला देख के मैंने ले आया है, लेकिन ये तो nth टर्म का ही है भाई साहब, मतलब पिछला वाला लेक्चर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a + 2d + a + 7d + a + 7d, ठीक है, इक्वल टू 7। तो 2a + 9d = 7। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, a + 6d + a + 13d = -3। तो 2a + 19d = -3। ये आ गया दो इक्वेशन, इसको तुम सॉल्व कर ही सकते हो। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली शायद मुझे पता नहीं कैसे आ गया, ये तो nth टर्म का क्वेश्चन है वैसे, बट ठीक है, आ गया तो आ गया है। वैसे दो इक्वेशन है, ये तो तुम बाय एलिमिनेशन सॉल्व कर देना यार, बाय एलिमिनेशन सॉल्व कर देना। ये एक्चुअली इस कंटेंट का पार्ट नहीं है, फिर भी आ गया। मुझे लगता है मैं ये सम देख के बस ले आया हूँ, मैं क्वेश्चन इतना देखा नहीं हूँ, ठीक है, तो फॉर दैट सॉरी गाइस, मैं मतलब क्वेश्चन देखा नहीं हूँ, लेकिन सॉरी मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ये पहला लेक्चर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों का एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें तुमको माने सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा निकल के अपने पास 8n आ जाएगा -1, 8n अपने पास निकल के आ जाएगा -1, ठीक है। ये तुम निकाल लेना। इसमें कुछ सम वाला पार्ट था कि मैं इसको लेके आया हूँ, मतलब सम वाला पार्ट तो होगा, लेकिन सम वाला पार्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें, मैं इसको क्यों लेके आया, मैं सोच रहा हूँ भाई साहब। ठीक है, आ गया है तो आ गया, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको तुम तो सॉल्व कर सकते हो यार, इक्वेशन 1 2, इट्स योर बाय हाथ खेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी, चलो 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 चलो। हाँ, तुमको इधर मैं बता दूं, वैसे आंसर ये होगा, ए निकल जाएगा, तुमको और थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं बता देता हूँ, ए निकल जाएगा 8 और डी निकल जाएगा -1, ठीक है। ए निकल जाएगा 8 और डी निकल जाएगा -1, ये भी तुमको बता दिया, डी -1 ए 8 8n -1, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन पिछला लेक्चर का आ गया तो ठीक है, पता नहीं मैं कैसे देख के लाया है इसको। चलो इंसान है, कभी कभी गलती तो हो ही जाता है क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, ठीक है। सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन अटेंड कर देता हूँ। क्वेश्चन समझना मैं भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा, मैं भी लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है, अगर कहीं भी डिफिकल्ट हो तो मैं थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। और मैं हूं ही क्यों समझाने के लिए तुम्हें, और क्या। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। अच्छा, हमको इसको ब्लैक में लिखना था क्या, चलो आंसर ब्लैक में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखो भाई साहब, बोला क्या है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इतना कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा मतलब मैं भी तुमको ये रेशियो वाला पार्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, उसके लिए मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब S6, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी S6 इज 42, ठीक है। S6 हमको 42 दिया है, S6 हमको 42 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना उसको डिकोड भी करते चलो, मेरा यही तरीका रहता है, ये क्वेश्चन पढ़ा जैसे मैं इधर डिकोड करते हैं X6 42, ये तुम्हारा भी तरीका रहना चाहिए मुझे जो लगता है। अगर तुमको और कोई तुम अपना तरीके से क्वेश्चन रीड करते हो तो करो, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन रीड करना नहीं जानते हो ढंग से तो मेरा ये तरीका लगा सकते हो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसको डिकोड कर दो, उसको डिकोड मतलब उसको समझते चलो क्वेश्चन को। बच्चे क्या करते हैं ना, एक एक बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद और एक बार पढ़ेंगे, पूरा एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड बारी में डिकोड करेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ पहले बारी में एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन डिकोड कर दो, ठीक है। अच्छा, क्या दिया है, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 38th मतलब 30th बोलते हैं सर, हाँ शायद क्या, हाँ 10th टर्म एंड 30th टर्म इज 1:3, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी। हमको क्या बोला है, पहला लाइन से हमको ये पता चल रहा है कि S6 जो है
वो 42 दिया है। S6 जो है 42 दिया है, मतलब इसको पहले सॉल्व करो। सॉल्व करने से पहले ये भी कर देते हैं। और क्या दिया है कि द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, मतलब A10 और A30 का रेशियो है 1:3। रेशियो मतलब डिवीजन, ठीक है। A10 डिवाइडेड बाई A30 हमको क्या दिया है 1/3। इसका मतलब ये नहीं कि A10 1 के बराबर A33 के बराबर, नहीं नहीं, A10 1 के बराबर नहीं है। हो सकता है लेकिन, मे भी हो सकता है लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि A10 1 के बराबर A33 के बराबर, मे भी हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो जब हम अगर अगर तुम लिखेगा A10 इक्वल टू A30 इक्वल टू, तो ये 1x हो जाता है, या फिर खाली x 1 इंटू x 3x हो जाता है। x लगाते हैं, कोई वेरिएबल लगाते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम इधर डिवीजन में ले रहे हैं, रेशो में ले रहे हैं, तो हम ऐसा ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अब दोनों को सॉल्व करो, क्योंकि हमको पूछा है फर्स्ट टर्म और 13th टर्म निकालो, जिसके लिए हमको a और d चाहिए। इन दो इक्वेशन से a और d निकाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये S6 का फॉर्मूला डालो भाई साहब, क्या है n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 होल इंटू d इक्वल टू 42, ठीक है। n क्या है 6/2 दैट इज 3, ओके। 2a क्या है भाई साहब, अच्छा a नहीं पता अपने को, a नहीं पता अपने को, ठीक है। प्लस अच्छा यही नहीं दिया तो यही क्या पता होगा, मतलब ap ही नहीं दिया तो यही क्या पता होगा, ठीक है। तो ये 5d भी नहीं दिया है भाई साहब, ये ले बेटा, ये ले बेटा 2a प्लस 5d, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 14, मतलब ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब ये इसको भी सॉल्व कर दो भाई साहब, ये a प्लस 9d प्लस 9d अपॉन में a प्लस 29 इक्वल टू 1/3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस इसको, ठीक है। 3a प्लस 9 3 जा 27, 27d, मतलब ये ऐसा होगा ना 3 होल ब्रैकेट 3, तो 3a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 9d के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इधर वैसे ये तो 1 ही है, वो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। तो इधर अगर मैं a को ले आऊं 3a, तो अगर इधर मैं d को ले आऊं, एक साइड लाइक टर्म्स को हम एक साइड कर देते हैं, तो 2a माइनस, अगर मैं इसको, ये कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, माइनस 2d ले आऊं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इधर 0, मतलब मैं देखो डायरेक्टली एक स्टेप इधर मिस कर दिया, एक स्टेप क्या था ना, मैं इधर कर लेगा 2a इक्वल टू 2a, मतलब 2a इक्वल टू 2d, तो अच्छा वैसे करेंगे तो और इजी होगा, मतलब वैसे करेंगे तो और इजी होगा। तो 2a इक्वल टू 2d, 2 से 2 गया, आंसर क्या निकल गया, मतलब सॉरी आंसर बोल रहा हूँ, हमारे पास क्या निकल गया a इक्वल टू d। अरे भाई साहब, मतलब a d के बराबर है, a d के बराबर है, इसको हम इक्वेशन 2 मान देते हैं, a d के बराबर है, मतलब a जो है वो भी d है, a अगर x है तो d भी x है, a अगर z है तो d भी z है, मतलब a और d बराबर आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखो एक एक टीचर ऐसा करते हैं, मतलब इसका दो अप्रोच है, एक एक ऐसा करते हैं कि 2a माइनस 2d इक्वल टू 0, ये वो एक इक्वेशन मान देंगे, और ये एक इक्वेशन उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये भी एक तरीका होता है a और d निकालने का, कि a और d बराबर आ गया अपने पास, इधर जब बराबर आ गया, इधर तुम a की जगह d पुट कर सकते हो, या फिर d की जगह a पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि a और d तो बराबर है। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 तुम लिख लेना इधर, ठीक है। हम a की जगह d पुट कर 2d प्लस 5d, क्योंकि लाइक टर्म्स होगा तभी तो सॉल्व होगा, d निकल जाएगा इधर, तो 7d इक्वल टू 14, d आ गया 2, 7 1 जा 7 2 जा, d आ गया 2, अब d आ गया 2 तो a भी 2, क्योंकि d और 2 तो बराबर है, तो a भी 2, d आ गया 2 तो a भी 2, अब a2 d2, a निकल गया d निकल गया, अब तो तुम निकाल ही सकते हो। अब क्या हमको पूछा है फर्स्ट टर्म 13th टर्म निकालो, तो a तो अपने पास 2 आ ही गया, ठीक है, ये एक आंसर, और a 13 बोला है, a प्लस 12d का निकाल दो, ये तो तुमको पता ही है, 2 प्लस 12d क्या है भाई साहब, d क्या है भाई साहब, d क्या है, वही 2 है, 24 प्लस 2 26, ये आ गया अपने पास और एक आंसर। समझ में, बहुत इजी सवाल था, सवाल तो बहुत इजी था, सवाल तो बहुत इजी था भाई साहब, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, कुछ नहीं था अपने पास, कुछ नहीं था अपने पास, मतलब कुछ तो था, फिर वैसा ही निकाला, मतलब हमको सम ऑफ फर्स्ट सिस्टम दिया था, हम उसका फॉर्मूला लगा के इक्वेशन फॉर्म कर दिया, और जब हमको एक ये वाला दिया था कि A10 और A30 का रेशियो 1:3 है, उसको जब हम सॉल्व किए तो अपने पास a इक्वल टू d निकल गया, तो उसको हम पहला इक्वेशन में पुट किए, d निकल गया, a निकल गया, a1 बोला था जो कि 2 निकल गया, a13 बोला था जो कि हमारा 26 निकल गया, सिंपल। a और d हमको चाहिए था, हम क्वेश्चन पढ़े, हमको क्या लगा a और d चाहिए था, a और d चाहिए था, तो
हम इस तरीके से ए और डी निकाल दे। किस तरीके से, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके देख लो, मुझे लगता है समझ में आ गया, वो बहुत इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी इसको रब करते हैं, क्योंकि हमको इसको अभी ब्लैक में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ब्लैक में लिखते हैं हम। क्यों लिखते हैं वो नहीं पता, लेकिन लिखते हैं तो लिखते हैं। अब रीजन मुझे नहीं पता, अब तुम पूछोगे क्यों, मैं बोलूंगा पैंट नीचे क्यों, शर्ट ऊपर क्यों पहनते हैं, बता। नहीं बता पाया ना, इसीलिए। ओके। चलो जी, चलो जी। अरे हर चीज का आंसर है अपने पास। तुम कुछ पूछेगा हम, अरे यार तुम बोलेगा 3 - 2 1 क्यों होता है, मैं बोलूंगा भाई अब देख, मैं बोलूंगा कि तुम शर्ट क्यों नीचे नहीं पहनता, पैंट के ऊपर नहीं पहनता। अगर तुम फिर उसका नाम लेगा, वो एक है ऑनलाइन में, इंस्टा में लड़की एक तो, जो कि तो कहीं पर भी कुछ भी पहनती है, उसको मत ही देखो तो अच्छा है। किसका बात हो रहा है तुमको पता है, ठीक है, किसका बात हो रहा है तुमको पता है, अब नाम लेने का जरूरत है नहीं, ठीक है, तुमको पता है। तो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, वो तो कहीं भी कुछ भी पहनती है या बिना पहने ही। अब भाई कहाँ से आते हैं वो अजीबोगरीब, इसको ही पहन के बोलते हैं ये फैशन है हमारा। अब उनका फैशन हमारा लेवल का है नहीं, हम इतना नीचे जा नहीं सकते, तो उनका फैशन उनके पास ही रखो भाई साहब, क्या ही फैशन है आपका, और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। समाज कैसे हो गया, मतलब लिटरली में अगर, मतलब ये तो हम हंसी मजाक से बात कर रहे हैं, दिस इज रियल फैक्ट। मतलब वो ठीक है, वो अपना कुछ, हर एक बंदा का, हर एक पर्सन का उसका माइंडसेट अलग होता है, वो अलग तरीके से सोचता है, लेकिन सोसाइटी सपोर्ट करना या फिर समाज सपोर्ट करना या फिर मतलब वर्ल्ड सपोर्ट करना, वर्ल्ड उसका फैन बनना, ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। वो फिर बोलती है मैं क्या तुम्हारी घर की लड़की हूँ, मुझे क्यों बोलते हो? अरे भाई तुम हमारे घर की नहीं है, हमारे समाज की लड़की है, इसलिए हम बोलते हैं। सो ओके, थोड़ा हम कंटेंट से भटक गए, आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ट्रिपल स्टार लगा दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत है, मतलब बहुत है, मतलब बहुत है भाई साहब, इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन रेडी कर देता हूं। ठीक है भाई साहब, देखो क्वेश्चन को भाई साहब थोड़ा सा आराम से पढ़ो, तब जाके तुमको समझ में आएगा। और बच्चों को मतलब ये क्वेश्चन में इशू क्या आता है, बच्चों को समझ में तो आ जाता है, लेकिन अप्रोच नहीं लगा पाते हैं। अप्रोच क्या लगाएंगे, मैं तुमको हिंट दे रहा हूं थोड़ा सा। मैं पहले 2 फॉर्मूला बताया था, जब मैंने फॉर्मूला बताया था सम ऑफ एन टर्म्स का, 2 बताया था, एक तो हम जो अब तक यूज करते आ रहे हैं, और एक तो बताया था, वो इधर लगता है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब ए हमको 5 दिया है, बहुत बढ़िया, मतलब ए हमको ये दिया है, हमको ए दे दिया है अपने को 5। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म हमको 45 दिया है। ठीक है, लास्ट टर्म मतलब मैं आपको बोला था एल बोल सकते हैं, या फिर ए भी एन बोल सकते हैं, एल बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, हम इसको लेट सपोज एल बोलते हैं लास्ट टर्म को 45। एंड द सम इज 400, सम मतलब एसएन, सम मतलब एसएन, मतलब एसएन दिया है हमको 400, एसएन दिया है हमको 400, हम लेट कर ले कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, तो एसएन आपको दिया है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमको एन फाइंड करने बोला है, क्या फाइंड करने बोला है, एन फाइंड करने बोला है कि एन क्या है निकालो, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड करने बोला है। 2 चीजें फाइंड करने के लिए बोला है, एक है एन है क्या है, और एक डी क्या है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन, एन क्या है, डी क्या है, एन क्या है, डी क्या है, एन क्या है, डी क्या है। देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, दिया क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले गिवन चीज क्या दिया, हमको ए दे दिया है 5, हमको ए दे दिया है 5, एंड द लास्ट टर्म इज, लास्ट मतलब एल दे दिया है 45, एंड द सम इज मतलब एस एन दे दिया है 400। बहुत बढ़िया, ये हमको कुछ चीजें दे दिया है, ठीक है, बोला है कि एन फाइंड करो। अब देख, तुम अगर सम ऑफ एन टर्म्स में निकल, इधर अगर तुम लगाएगा, अगर तुम बोलेगा कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्या है 2a + n - 1 होल इंटू डी। तुम ये वाला फॉर्मूला लगाएगा ना, तेरे पास डी है, तुझे एन निकाला है, तू बोलेगा ठीक है मैं एन निकालूंगा, तेरे पास ए तो है लेकिन तेरे पास डी नहीं है, डी नहीं है, तो डी और एन 2 वेरिएबल रह जाएंगे, तो सॉल्व नहीं हो सकता। 2 वेरिएबल अननोन, 2 वेरिएबल, जब अननोन एक वेरिएबल होता है वी कैन सॉल्व इट, अननोन 2 वेरिएबल रह जाता है तो वी कैन सॉल्व इट, वी कैन सॉल्व इट। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैं आपको और एक फॉर्मूला बताया था, क्या है वो फॉर्मूला, मैंने आपको और एक फॉर्मूला बताया था, एस एन इक्वल टू n/2 होल इंटू ए प्लस एल, एल रिप्रेजेंट्स हियर लास्ट टर्म। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, देखो हमको ए भी पता है, हमको एल भी पता है, हमको एस एन भी पता है, एक जो रह रहा है, एक बाकी रह रहा है एन,
तो वी कैन फाइंड इट, क्योंकि एक अननोन वेरिएबल रह रहा है एक इक्वेशन में जो कि फाइंड आउट हो सकता है इजीली। ठीक है, चलो तो क्या है 400, क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज किया तुमको पता चल गया, और इसी जस्ट के लिए मैं स्टार्ट मार्क लगाया था, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने बच्चे समझ ही नहीं पाते, वही फॉर्मूला पे घिसट पिटर रहते थे, वही फॉर्मूला लगा के कंफ्यूज होके नहीं हो रहा सॉल्व, अरे और एक फॉर्मूला है भाई साहब। ठीक है, चलो n/2, a क्या है 5 प्लस l क्या है 45, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 400 इक्वल टू n/2 प्लस 50, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है 2 5 जा 10 मतलब 25, तो आगे अपना इधर n प्लस 400 इक्वल टू n प्लस है या इंटू था, सॉरी ये इंटू था, तो 25n ये इंटू था 25n, तो n अपना इधर हो जाएगा, तो इधर का अगर हम इसको 5 से करें 5 5 जा 5 9 जा 40, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 2 3 4 5 4 5 8 जा, तो n आ जाएगा 18। हमको बोला था नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, हम नंबर ऑफ टर्म्स 18 निकाल दिया भाई साहब। हम नंबर ऑफ टर्म्स, एक मिनट गाइस, 25 5 5 9 जा 40, सॉरी 5 8 जा 40, ओ सॉरी 5 9 जा नहीं 5 8 जा 40 होता है, 5 8 जा 40, सॉरी गाइस सॉरी, तो 5 1 जा, तो 5 1 जा 5 1 2 3 4 5 30, तो 6, ओके, तो n आ गया अपने पास 16, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया, n आ गया अपने पास 16, अपने को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने बोला था, जो कि अपने पास 16 आ गया, कि टोटल तो नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बोला है, तो टोटल है कि नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन हाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 16 आ गया, जो कि हमको पूछा था। दूसरा क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस, दूसरा क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस। देख भाई, अब जो पहला वाला फॉर्मूला है उसमें मिसिंग क्या था, n ही था, n और d दो मिसिंग था, तो n मिल गया, अब d तो निकल ही जाएगा, निकाल दे भाई साहब, अब d तो निकल ही जाएगा, निकाल दे, इधर निकाल, Sn इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 होल इंटू d। ले भाई साहब, Sn क्या है अपने पास 400, पुट n/2 16/2 8 डायरेक्ट, 2a क्या है, a क्या है, a क्या है 5 इंटू 2 10 प्लस n-1 n क्या है 16 15, d क्या है, 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 अच्छा d तो पता ही नहीं, वही तो फाइंड करना है, ठीक है कोई बात नहीं, वही तो फाइंड करना है, वही तो फाइंड करना है, वही तो फाइंड करना है, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, तो 8 1 जा ये 50, ठीक है ये 50 इक्वल टू 10 प्लस 15d, तो 15d इक्वल टू आई थिंक इट विल बी 40 आई थिंक क्या है भाई, तो 5 3 जा 5 8 जा, तो ये हो जाएगा 8/3, d आ जाएगा अपने पास 8/3, d आ जाएगा अपने पास 8/3, समझ आ गया, d आ गया 8/3 आया, फ्रैक्शनल आया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आए वैसे प्रेजेंट करो भाई, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा तो हो सकता है, d क्यों नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में d हो सकता है, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, n निकल गया, d निकल गया, हमको वही बोला था, हमको वही बोला था, बस जो स्टार मार्क वाला चीज है वो है ये, जो स्टार मार्क वाला चीज है ना, जो स्टार मार्क वाला ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज है, वो मैं जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई के लिए बताया था, ये चीज और ये चीज इस दोनों के लिए बताया था, बस स्टार लगाया था, कि ये अप्रोच लगाना बच्चा समझ नहीं पाते, समझ जाएगा कि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम क्यों लगाए, क्योंकि हम जब इधर देखें कि दो अननोन वेरिएबल था जो कि सॉल्व करना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, उसको बताता हूं, और दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैं आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन में आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क भी दिया था, और एक मैं कमेंट भी किया था कि मैं थोड़ा रॉन्ग हिंट दे दिया था, ठीक है, वैसे मतलब गलती होते रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब इतना बड़ा गलती नहीं था, मतलब बहुत माइनर गलती था, मैं बस आपको हिंट एक गलत दे दिया था, और वो भी थोड़ा सा मुंह से स्लिप कर गया था, आई थिंक, पता नहीं कभी क्या यार लंबा लेक्चर कुछ जाता ना, थोड़ा मैं भी कहीं थी, थोड़ा सा गलत कुछ निकल जाता है, लेकिन हाँ 99.99% सही होता है, गलत मैं तुमको बताता हूँ, मैं उधर क्या बोला था, मैं तुमको बताता हूँ, मैं उधर पिन भी कर दिया था कमेंट की, ये मैं जो हिंट दिया हूँ गलत है, करेक्ट हिंट ये है, करेक्ट हिंट ये है, ठीक है, तो अगर मैं कुछ गलती भी कर रहा हूँ, मतलब 1-2% मुझे नहीं लगता, आधा परसेंट या 1% में भी अगर भी कोई गलती कर रहा हूँ, अगर वैसे तो होता नहीं है, 100% करेक्ट लेक्चर होता है, मैं भी अगर कहीं 0.5 या 0.2% अगर गलती, मुझे मैं तो यही मानता हूँ कि 0.2-0.5% ही गलती होता है मेरा, अगर मैं भी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है, तो अगर गलती हो तो मैं उसको रीचेक करता हूँ, जब वीडियो को मैं आपको कमेंट में या फिर
एडिटिंग में उधर दिखाया तो कि ये थोड़ा सा मे भी गलती है, ठीक है। अच्छा मैं तुमको बताता हूँ क्या गलती बोला था, मैं क्या गलत बोला था। इतना बड़ा नहीं बोला था, इतना बड़ा चीज, बहुत माइनर चीज बोला था, जो कि मे भी तुमको आंसर को अभी अफेक्ट नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। स्टार मार्क लगा लो भाई साहब, इंपॉर्टेंट। देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने आपको ये सेम क्वेश्चन पिछले लेक्चर में होमवर्क भी दिया था, ठीक है। मैंने आपको ये सेम तरीका, मतलब इधर बस सम है, उधर सम नहीं था, लेकिन हाँ टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला था। मैंने आपको टर्म्स के बारे में कुछ बात किया था उस लेक्चर में शायद, मतलब उस क्वेश्चन में मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था। अगर आपका वो सॉल्व नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन करोगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो वो क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर। हमको बोला है कि ऐसा 3 डिजिट, मतलब जो 3 डिजिट है, 3 डिजिट नंबर क्या होता है, लोएस्ट 100, हाईएस्ट 999, कितना मतलब जो ऐसा कितना 3 डिजिट नंबर होगा जो कि 5 से डिवाइड होता हो, 3 रिमाइंडर छोड़ता हो, और उसका सब सम क्या होगा। हमको कितना नहीं पूछा है, लेकिन वो सब डिजिट का मतलब पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कितना है, ठीक है। उसका सब सम कितना है, उसका सम कितना है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोला है कि जो 3 डिजिट्स नंबर है 100, 101, 102, 133, 999, ये जो 3 डिजिट्स नंबर है, 3 डिजिट्स नंबर कितना, 3 डिजिट कितना तो नहीं पूछा है, लेकिन जितना भी 3 डिजिट नंबर जो कि 5 से डिवाइड होता है और 3 रिमाइंडर छोड़ता है, 5 से डिवाइड होता है और 3 रिमाइंडर छोड़ता है, उस सबका सम क्या होगा, उस सबका सम क्या होगा। अब इसके लिए हमको सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमको सम ऑफ एन टर्म्स में डिवाइड क्या रहता है, एक तो रहता है एन का, एक तो रहता है ए का, और एक तो रहता है डी का या फिर एल का, डी का या फिर एल का। अगर हम अभी जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करें तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमको रहता है, लास्ट टर्म का नीड हमको रहता है। अच्छा जी, पिछले क्वेश्चन मतलब पिछले लेक्चर में यही टाइप का क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, पहले एपी फॉर्म किए थे, क्योंकि एपी फॉर्म करेंगे तो ए और डी मिल जाएगा। एपी फॉर्म कैसे करेंगे, हमको सम ऑफ एन टर्म्स में यही जरूरत है, ए जरूरत है, एन जरूरत है। एन हमको क्या लास्ट टर्म मिल जाएगा, एन हमको लास्ट टर्म, ठीक है। एन क्या है, सॉरी ए एन लास्ट टर्म, मतलब ए जरूरत है, एन जरूरत है, नंबर ऑफ टर्म्स जरूरत है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जरूरत है, और हमको क्या जरूरत है, एल जरूरत है, लास्ट टर्म हम और ए, लास्ट टर्म और ए, लास्ट टर्म और ए हमको एपी से पता चलेगा। एपी कैसे फॉर्म करेंगे, देखो भाई साहब, ये समझने की बात है कि एपी कैसे फॉर्म करेंगे। पिछले लेक्चर में तो हम देख रहे थे कि हाँ चलो 5 से डिवाइड होता है तो ये 3 एज रिमाइंडर बस नहीं दिया था, 5 से डिवाइड होता है तो हाँ 100 इज द लोएस्ट वन, कि इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहता है कि लोएस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 5, that is divided by 5 and the highest 3 digit number that is divided by 5, ये रहता है हमारा अप्रोच। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड है कि 3 एज रिमाइंडर, मतलब 5 से डिवाइड होता होगा, लेकिन 5 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर रहता है। सबसे पहले हम इधर नोट करते हैं, थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो गया मैं इसको लास्ट में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। लोएस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5 लिविंग रिमाइंडर 3, क्या है वो नंबर, एंड द हाईएस्ट, ये अप्रोच हमको लगाना पड़ता है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। देखो ऐसा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो कि 5 से डिवाइड होता हो और 3 रिमाइंडर छोड़ता हो, ऐसा हम सोचेंगे कैसे, ऐसा नंबर हम कैसे सोचेंगे। सबसे पहले तो ये सोच कि ऐसा 3 डिजिट नंबर जो कि 5 से डिवाइड होता हो, लोएस्ट 3 डिजिट नंबर वो है 100, वो है 100 5 से डिवाइड हो जाता है भाई, ठीक है। 100 5 से टोटल डिवाइड हो जाता है। अब 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, अब 3 रिमाइंडर देख 100 क्या है, 5 से टोटली डिवाइड हो जाता है, 100 5 से टोटली डिवाइड हो जाता है, टोटल डिवाइड हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या करें, चलो मैं थोड़ा सा अगर फॉर्मेलिटी वाइज लिखूं तो ये 0, ये 0, ये 20 0, ऐसा हम क्या करें कि ये 0 की जगह 3 आ जाए, ये 0 की जगह 3 आ जाए, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, 3 एज रिमाइंडर। जब मैं ये 100 को 3 बढ़ा दूंगा, मतलब +3 कर दूंगा, तो क्या इधर रिमाइंडर 3 नहीं आ जाएगा, कैसे भैया, ये देख दिमाग लगा थोड़ा सा, 5 2 जा 10, ये तो सॉल्व हो जाएगा,
लेकिन ये जो 3 नीचे आएगा, लेकिन ये जो 3 नीचे आएगा ये रिमाइंडर बच जाएगा, ये जीरो जीरो सा करेगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा भाई सब तरह, ये रिमाइंडर बच जाएगा, 3 रिमाइंडर बच गया हमारा। 5 से डिवाइड करने से ऐसा 3 डिजिट नंबर जो कि 5 से डिवाइड होता है, 3 रिमाइंडर रहता है, सबसे छोटा नंबर है 103। कैसे निकला पता चल गया। सबसे पहले हम छोटा डिजिट लिए जो कि 5 से डिवाइड हो जाता हो, जो कि 5 से डिवाइड हो जाता हो, उसके बाद उसके साथ 3 प्लस किए, क्यों? क्योंकि हमको 3 रिमाइंडर चाहिए। अगर 5 चाहिए रहता रिमाइंडर तो 5 प्लस करते, लेकिन 5 तो फिर भी डिवाइड हो जाए। अगर हमको सपोज 7 रिमाइंडर चाहिए रहता तो 107 करते, इधर 100 से 107 करते, सबसे लोएस्ट नंबर पाने के लिए। अब हाईएस्ट नंबर पाने के लिए क्या है, ये तो लोएस्ट नंबर का बात हो गया। अब हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल 5 लिविंग रिमाइंडर 3। देख सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर जो कि 5 से डिविजिबल हो जाता हो वो है 995, वो है 995। 909 क्या दिख रहा है ऐसा, ये फुल है चलो ठीक है, और अच्छे से लिख देते हैं। 995 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो कि 5 से डिवाइड हो जाता हो, जो कि 5 से डिवाइड हो जाता हो। जैसे कि मैं देखो 5 1 जा 5, ठीक है, हंस 5 1 2 3 4 5, तो इधर 4 49, तो 5 9 जा 45, 9 से 5 जाएगा तो 4, 9 से 5 जाएगा 4, तो ये 5 9 जा 45। जैसे कि ये रिमाइंडर 0 आ गया, ये रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन हम क्या करेंगे, ये रिमाइंडर 3 हो जाएगा। सेम चीज 3 प्लस कर दो, जैसे उधर ही 3 प्लस किए थे उधर भी 3 प्लस कर दो, मतलब 998 विल बी योर नंबर, 998 विल बी योर नंबर। अब हमको ये दो नंबर मिल गया है, अब हम इसको एपी फॉर्म कर सकते हैं। एपी फॉर्म कैसे करेंगे, सबसे लोएस्ट नंबर है 103, सेकेंड टर्म क्या होगा, पॉइंट आता है सेकेंड टर्म क्या होगा। सेकेंड ऐसा 3 डिजिट नंबर सोच जो कि सेकेंड ऐसा 3 डिजिट नंबर सोच जो कि 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 105 105, 3 बढ़ा दे 108, दिस इज योर सेकंड टर्म। डिफरेंस क्या रहा, डिफरेंस क्या रहा 5 का, तो वैसे ही 5 5 बढ़ाता चल, 5 5 बढ़ाता चल, 113 118 डॉट 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 998 इज द लास्ट टर्म, 998 इज योर लास्ट टर्म, 998 इज योर लास्ट टर्म, दिस इज योर एपी। एपी फॉर्म हो गया भाई साहब, एपी फॉर्म हो गया है भाई साहब। हमारे पास ए है 103, डी है 5, और क्या है, एल है 998, और क्या है, और कुछ दिया है क्या, और कुछ दिया है क्या, चलो इतना ही चीज हमको जरूरत है। देख भाई साहब अपने पास ये सब आ गया है, ए आ गया, डी आ गया, एल आ गया। अब एल को हम एन भी तो बोलते हैं, मतलब लास्ट टर्म को हम एन भी तो बोलते हैं, मैं तो आपको बताया था एल को हम एन भी बोलते हैं, मतलब लास्ट टर्म को एल बोलते हैं और एन बोलते हैं। अच्छा अब हमको बोला है कि सम ऑफ द टर्म्स निकालो। अब सम ऑफ द टर्म्स निकालने के लिए कितना टर्म है वो तो पता लगाना चाहिए, वो तो पहले पता होना चाहिए कितना टर्म है, कितना टर्म है। अब कितना टर्म है हम कैसे फाइंड करेंगे, देख भाई साहब हमारे पास क्या है, ए एन है, डी है, ए 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 है, ए एन है, ए है, डी है, एन फाइंड नहीं हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। कौन सा तीन, मुझे अभी तक 3 फॉर्मूला पता है सम ऑफ एन टर्म्स का, तो ये वाला एक, 3 फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला पुट करूं कि मेरा एन निकल जाए इन वैल्यू से। मुझे जब ए डी और ए एन पता चल गया तो मुझे लगा कि ये वाला फॉर्मूला एन अवेलेबल होता है तो निकाल सकते हैं अपन। चलो निकालते हैं। एन क्या दिया अपने पास 998 इक्वल टू ए क्या है अपने पास 103 प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना है, और डी क्या है अपने पास 5, 998 माइनस 103 सॉरी इक्वल टू, माइनस बोल रहा हूँ, इक्वल टू 103 प्लस 5n माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, 103 माइनस 5 103 माइनस 5 103 माइनस 5 इज योर 98 प्लस 5n। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे 98 इधर आ जाएगा भाई साहब, तो ये जो 90 900 इक्वल टू 5n, तो 5 1 जा ठीक है, 5 1 जा 5 1 2 3 4 5 40 5 8 जा 40 180, तो n आ गया 180, मतलब टोटल टर्म से 180 टर्म्स। हमको सम ऑफ n टर्म्स, देखो n निकाले क्यों, अगर तुमको अभी कंफ्यूज, हम ऐसा निकले के सॉरी गाइस, ऐसा नहीं निकाल के सॉरी गाइस एसएन नहीं निकाल के हम n क्यों निकाले, अरे भाई n इसीलिए निकाले क्योंकि एसएन के फॉर्मूला में n नीडेड है। एसएन के फॉर्मूला क्या, हमको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगा, अगर हम छोटा वाला फॉर्मूला भी लगाए हैं, हमको n चाहिए, एसएन चाहिए, एसएन निकालने के लिए n चाहिए, a चाहिए, l चाहिए। a और l तो a और l और d तो अपने पास है, चाहे तुम
देखो अभी तुम एसएन का बड़ा फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हो, छोटा फॉर्मूला लगा कर सकते हो। छोटा फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इजी है वो, ठीक है। तो हमको एन चाहिए था, दोनों केसेस में हमको एन चाहिए था, तो एन किसी भी तरीके से निकालना था, इसलिए हम एन निकाले, ठीक है। तो अब हम एसएन निकालते हैं भाई साहब। एस एन इक्वल टू छोटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ताकि हमको इजी हो, क्योंकि हमको लास्ट टर्म तो पता ही है 180 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 90। ए क्या है, ए क्या है 103 प्लस एल क्या है भाई साहब, एल क्या है 998, 998। जब ये प्लस होगा, जब ये प्लस होगा 998, तो ये जब प्लस होगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा 1101, और जब ये मल्टीप्लाई होगा अपने पास क्या आ जाएगा 99090, ठीक है। ये तो बोला था आपको कि बेकार में कैलकुलेशन करूंगा लेंथ होगा, ठीक है। तो अपने को यही पूछा और यही हमको मिल गया, और यही हमको मिल गया। कैसे मिला समझ में आया, कैसे मिला समझ में आया, कैसे मिला समझ में आया। तो अभी थोड़ा माइक चेक कर लेंगे, उसके बाद मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज क्या बोला था, क्योंकि थोड़ा सा मे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। हमको बोला था कि ऐसा 3 डिजिट नंबर कितना है, मतलब सम ऑफ सम, मतलब ऐसा 3 डिजिट नंबर कितना है जिसका सम क्या है जो कि 5 से डिवाइड होता हो और 3 रिमाइंडर छोड़ता हो। इसके लिए हम लोएस्ट और हाईएस्ट का कॉन्सेप्ट, मतलब जो अप्रोच यूज के कॉन्सेप्ट नहीं, अप्रोच यूज के, जो कि मैं पिछले लेक्चर बता चुका था, ये हम कैसे फाइंड किए ये बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद हम एपी निकाल दिए, एपी निकाल दिए, एपी निकालने के बाद, एपी निकालने के बाद, एपी निकालने के बाद हमको एन चाहिए था, क्योंकि एसएन में एन नीडेड है, एसएन में एन नीडेड है, इसलिए एन निकाले, एसएन एसएन में पुट किए, आंसर निकलेगा, क्योंकि हमको सम बोला था क्वेश्चन में। समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा माइक चेक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं लेक्चर, ठीक है, ओके। देखा माइक तो फ्लक्चुएट किया था मैंने, सही टाइम में चेक कर लिया, चलो अच्छा है, सही टाइम में चेक कर लिया। तो चलो, व्हिच टर्म ऑफ द एपी -2 -7 -12, एक एपी दिया है, विल बी -77। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म, ये जो एपी दिया है उसका कौन सा टर्म -77 होगा, -77 या खाली 77, -77 होगा। हमको नहीं पता, लेट nth टर्म, लेट nth टर्म, लेट nth टर्म इक्वल टू -77, वी डोंट नो ना कौन सा टर्म, लेट nth टर्म, लेट nth टर्म। फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल टू -77, इक्वल टू -77। a क्या है -2 प्लस n तो हमको निकालना है, d क्या है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। -7, देखो -7 माइनस -2 क्या हो जाएगा, -7 प्लस 2, 7 से 2 जाएगा क्या, -5, ठीक है, -5, -5, चलो जी, -5, -5 इक्वल टू -77, -2 -5n प्लस 5 इक्वल टू -77, 5 से 2 जाएगा 3, 3 -5n इक्वल टू -77। अब 3 प्लस 77 इक्वल टू 5n, 80 इक्वल टू 5n, 5 1 जा, ये एस नहीं है भाई, ये 5 है, ये 5 है भाई साहब, ये एस नहीं है, ये एस नहीं है, ये 5 है। बहुत बच्चे बोलते हैं यार एस लिखे हो या 5 लिखे हो, ठीक है कोई बात नहीं। 5 1 जा 5, 5 1 2 3 4 5, 5 6 जा, ओके। तो n निकल गया 16, n कितना निकल गया 16। तो कौन सा टर्म 16th टर्म में -77 होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द, ये तो बहुत इजी था, फाइंड द सम ऑफ दिस, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू टर्म 70 -77, -77 टर्म तक इसका सम फाइंड करो। -77 टर्म तक कितना टर्म्स है, 16 टर्म्स है, क्योंकि -77 यही टर्म है ना, -16वां टर्म में, 16वां टर्म में -77 ही तो है, तो -77 तक टर्म तक हमको निकालना, मतलब टोटल टर्म्स कितना है 16, -77 तक अगर बात करूं, -77 तक अगर बात करूं तो टोटल टर्म्स कितने हैं 16। तो लेट्स सॉल्व, एसएन निकालते हैं, एसएन निकालते हैं। लास्ट टर्म तो अपने को पता नहीं है, तो ठीक है बड़ा फॉर्मूला से निकालते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी, एसएन निकालना है। n क्या है 16, s 16, 16/2 क्या है 8, 2a, a क्या है भाई साहब -2 -4 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 15, d क्या है अपने पास, d क्या है -5, d क्या है -5, इजीली बस सॉल्व कर दोगे इसको निकल जाएगा और क्या है, ठीक है। 8, अरे भाई 8, ठीक है, -4 माइनस 15 to 5 75,
8 इंटू -79, 8 इंटू -79, तो 79 इंटू 8 क्या हो जाएगा, देख लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है, करना क्यों है। 632 टाइम वेस्ट होगा क्यों करना है वैसे, क्योंकि भाई मल्टीप्लिकेशन तो तुम भी कर सकते हो यार, ठीक है। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज ऑल्सो योर आंसर। हमको दो आंसर पूछा था, एन निकालो, मतलब कौन सा टर्म में -77 निकालो, ये निकाल दिया। मान के लेट nth टर्म भी, उसके बाद तो सम निकालने बोला था -77 तक, टोटल टर्म सम 16 निकाल दिया। बहुत सिंपल था, रिपीट करने वाला कुछ चीज है ही नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, इसको ध्यान से करना प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से करना प्लीज प्लीज प्लीज, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई साहब, बोला मतलब बोला बोल रहा हूँ, बोलना कमेंट्स में कि बताना कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसा हो रहा है, मतलब क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस धमाकेदार हो रहा है, क्या एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ओनली लेक्चर से ही तुमको मिल जा रहा है, ये फीलिंग क्या तुमको आ रहा है। देखो मेरे हिसाब से तो हो रहा है, तुमको क्या फीलिंग आ रहा है कि एनफ प्रैक्टिस स्कूल से ज्यादा इधर हो पा रहा है। अगर हाँ तो एक थम्स अप लिख देना, दे देना, और हाँ बोल देना कमेंट में, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या है मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। देखो पढ़ो क्या लिखा है, व्हाइट 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 व्हाइट, थोड़ा मजाक कर रहा है चलो क्वेश्चन क्या है मैं पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद ओके ओके भाई, दोस्त के साथ मजाक नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। चलो चलो, यू ऑल आर माय फ्रेंड्स, सो मजाक विद फ्रेंड्स is very nominal and very normal guys, so it's not a very means very 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 okay 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 terms of the of the of the of the of the of the series. Oh my god, series, what is the series? That is 54, 51 and 48. Come on, do b. B means honey bee, not B English wala B. Okay, B taken taken so that, oh my god, so that, oh my god, oh bhai sahab, they are some is 513, oh my god, question mark bhai sahab, explain, we have to explain bhai sahab, explain the double answer, oh my god okay भाई ऐसा मत सोचना कि सत्यादोष पागल हो गया, ये तो बस मजाक चलते रहता है हमारे क्लास में, हमारे क्लास का प्लेसमेंट रहता है कि मजाक इज परमानेंट, टेम्परेरी नॉट परमानेंट। ओके चलो, क्वेश्चन क्या बोला है आराम से समझो भाई साहब। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48, मतलब कोई सीरीज है, सीरीज एपी मान सकते हो, ठीक है। 54, 51, 54, 51, 48 डॉलर बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। अब क्वेश्चन बोला है थोड़ा सा मतलब हट के, ये बोला है क्वेश्चन कि कितने टर्म्स ऐसे होंगे ये वाला सीरीज के, ये वाला सीरीज के कितने टर्म्स को ऐड करने के बाद 513 आएगा सम। ये एपी में या फिर ये सीरीज में कितना टर्म्स को ऐड करने के बाद 513 सम आएगा। हमको क्या बोला है, 513 सम आएगा। कितने टर्म्स के सम करने के बाद हमको नहीं पता, लेट सपोज एसएन मतलब एन टर्म्स को सम करने के बाद, एन टर्म्स को सम करने के बाद 513 आएगा, लेट कर लिया क्योंकि हमको पता नहीं, ठीक है। हमको वही पूछा है कि कितने टर्म्स के बाद सम करें, और उसके बाद एक चीज बोला है एक्सप्लेन द डबल आंसर। एक्सप्लेन द डबल आंसर क्या चीज है वो तो आपको क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से बस पेशेंस रख के सुनो, बताऊंगा जरूर डबल आंसर क्या है, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला डालो, एसएन का फॉर्मूला डालो, n/2 2a plus n minus 1 whole into d इक्वल टू 513। एस नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ 5 है। n क्या है अपने पास, अरे वही तो निकालना है, ठीक है। 2a क्या है 54, 54 इंटू 2 कितना होता है, 54 इंटू 2 कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है 108 प्लस n माइनस 1, n तो वही तो निकालना है। ओके, d क्या है, d क्या है 3 है माइनस 3 है, माइनस 3 513 n/2 होल इंटू 108 प्लस नहीं, प्लस नहीं माइनस, क्यों प्लस माइनस माइनस, माइनस 3n प्लस 3 होल ब्रैकेट, ठीक है। n/2 111 माइनस 3n इक्वल टू 513। अब 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, अगर इधर देखो
अगर 2 ये 2 उधर चला गया 513 इंटू 2 3 2 6 2 1 2 5 2 10 1026 n होल इंटू 111 माइनस कुछ गलती किया है मैंने 111 एक मिनट गाइस एक मिनट आई डोंट थिंक सो समथिंग इज रॉन्ग हियर ठीक है कोई बात नहीं 3n इक्वल टू 1026 अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 111n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 1026 बहुत बढ़िया अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भूल तो नहीं गए हो ना ओ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भूल तो नहीं गए हो ठीक है अगर हम इधर 3 कॉमन ले लें n स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 3 7 जा 21 प्लस 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6 ओके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0 अब बस इसको सॉल्व कर दो n निकल जाएगा अपने पास इसको सॉल्व कर दो n निकल जाएगा अपने पास ठीक है n स्क्वायर 342 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 342 का 2 से हो जाएगा क्या 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 1 जा 2 8 जा 16 1 नहीं 3 3 3 15 3 6 जा 3 5 जा 15 2 3 4 5 21 हाँ 3 5 जा 15 3 7 जा 21 3 से हो जाएगा क्या 3 1 जा 3 3 9 जा 27 19 तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 तो 18 और 9 आई थिंक 18 और 9 माइनस 18 माइनस 9 हाँ ये तो तुमको पता ही है इसलिए तो मैं कर रहा हूँ मैं इसलिए बिना तुमको बोले कर रहा हूँ क्योंकि ये तुमको पता है भाई साहब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पता है तुमको ठीक है माइनस 18n माइनस 19n कैसे हुआ ये मत पूछ लेना यार अगर समझ में अभी भी नहीं आया पिछला लेक्चर्स आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में करवाया हूँ ठीक है प्लस 342 इक्वल टू 0 कॉमन ले लो n माइनस 18 माइनस 19 इक्वल टू 0 अब देखो अब आया पॉइंट इधर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 18 अरे भाई साहब हाँ मतलब n माइनस 18 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 18 और n माइनस 19 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 19 अब आ रहा है इधर दो आंसर भाई साहब n 18 के बराबर आ रहा है और n 19 के बराबर n 18 भी आ रहा है n 19 भी आ रहा है क्वेश्चन और एक बार पढ़ो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54 51 ये वाला सीरीज का लेंगे तब जाके हमारा सम 513 आएगा मतलब कितना टर्म्स ये बोल एक मतलब आंसर तो निकला कि 18 टर्म्स एक निकल रहा है 19 टर्म्स भाई साहब मतलब अगर मैं तुमको समझाऊं इधर समझाता हूं देखो इधर समझाता हूं इधर थोड़ा ध्यान से देखो अगर दिया है 2 4 6 8 10 देख इधर क्या होता है मतलब 2 है जैसे कि सपोज मैंने बोला कि कितना टर्म्स के बाद सम आएगा अपने पास 4 5 6 12 अच्छा मैं बोला कितना टर्म्स के बाद सम आएगा 20 तो तू बोलेगा 4 टर्म्स के बाद मतलब एक आंसर निकल गया लेकिन इधर दो आंसर निकल रहा है 4 टर्म्स के बाद अगर मैं 18 सपोज मैं मान लेता हूँ 18 टर्म्स में आ गया है तो 19 टर्म में तो बढ़ जाएगा जैसे कि इधर 20 प्लस 10 30 हो जाएगा ना यार 20 प्लस 10 30 हो जाएगा तो n इक्वल टू 19 बढ़ जाएगा लेकिन मैं बोलूंगा इधर इस केस में n इक्वल टू 18 भी सही है n इक्वल टू 18 भी सही है ये भी आंसर है आपका n इक्वल टू 19 ये भी सही है ये भी आंसर है आपका ऐसा क्यों होगा देखो ऐसा क्यों होता है अगर मैं आपको बोलूं कि 3 सपोज 6 3 0 माइनस 3 माइनस 6 ये भी एक है बहुत बढ़िया अब मैं बोलूंगा कि ये 18 टर्म ये 19 टर्म ये 18 टर्म सपोज मान ले ये 18 टर्म है ये 19 टर्म है अब 18 टर्म में सम क्या होगा 19 टर्म में सम क्या होगा मैं बता रहा हूं 18 टर्म में तू बोलेगा 6 प्लस 3 9 प्लस 0 9 मतलब सम ऑफ टर्म्स तो 18 टर्म में भी 9 रह रहा है और 19 टर्म में भी 9 रह रहा है क्यों 9 रह रहा है क्योंकि इधर बीच में 0 है इसीलिए क्योंकि इधर जब 9 हो रहा है 9 प्लस 0 9 ही होता है सेम इस केस में
N19 जो है 19th टर्म जो है वो 0 होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए बोला एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर क्यों आ रहा है वो एक्सप्लेन करो। 18 और 19 डबल आंसर क्यों आ रहा है वो एक्सप्लेन करो बोला था। डबल आंसर इसीलिए आ रहा है। देखो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ ये वाला चीज को। अरे भाई साहब ये वाला चीज को मैं इधर कर देता हूँ। देखो N19 मतलब अगर 19th टर्म तुम निकालेगा तुम अगर चेक भी कर सकता है। दिस मतलब डबल आंसर को तुम अगर एक्सप्लेन करोगे, डबल आंसर द रीजन बिहाइंड double answer is A19 term that is 0। अब वेरिफिकेशन के लिए देख लो, वेरीफाई या फिर चेक। A19 का वैल्यू मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। A प्लस 18D, A क्या है अपने पास, A क्या है अपने पास 54 प्लस 18, D क्या है अपने पास, D क्या है अपने पास -3, 54 माइनस 54 0, 54 ये 3 है, 54 माइनस 54 0, मतलब A19 0 आ रहा है, A19 0 आ रहा है, A19 0 आ रहा है। इसीलिए क्यों सपोज A18 में 513, A19 में 513 प्लस 0, A19 के बाद भी तो 513 ही आएगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो ये आपका फाइनल आंसर, मतलब फाइनल आंसर तो ये एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन द डबल आंसर, दिस इज एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते भाई, क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए था, बस इसी के लिए मैं इंपोर्टेंट मार्क किया था, बस इसी के लिए डबल आंसर के लिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं और कहाँ क्वेश्चन कहाँ गया और कहाँ क्वेश्चन और कितना क्वेश्चन है भाई साहब एक बार देख लेते हैं। 1 2 और 3 4 क्वेश्चन है, लास्ट 3 4 क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्लास। ठीक है हाँ लास्ट 3 4 क्वेश्चन है उसको निपटाते हैं भाई साहब। चलो भाई साहब इसको मिटा दूं, चलो क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट कर दिया, इसलिए मैंने सोचा नहीं कि इसको और एक बार रिपीट करना चाहिए। मैं क्वेश्चन करते दौरान ही बहुत बार रिपीट कर दिया, ठीक है। इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि रिपीट करो, ताकि मतलब जो बच्चा समझा नहीं, वो एक बहुत बच्चे एक बार में नहीं समझते हैं, उनको 2 बार 3 बार समझना पड़ता है। तो मैं हर एक बच्चे के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो हर एक बच्चे को मुझे देख के बना। अगर तुम्हें एक बार में समझ में आ जाता है तो थोड़ा सा स्किप कर लो यार, थोड़ा सा स्किप कर लो, तुम्हारा टाइम ही बच जाएगा। लेकिन वो बच्चा क्या जो एक बार में नहीं समझ पाता है, उसको एक बार आंसर करा के भी समझाना पड़ता है। ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने क्लास में देखे हैं, अपने क्लास में देखे कि ऐसे बच्चे होते हैं हमेशा। तो उनका मैं क्या करूँ, उनको भी तो मुझे पढ़ाना ना, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि रिपीट करना पड़ता है। ठीक है चलो क्वेश्चन है भाई साहब सीबीएसई 2010 का। लेट मी राइट द क्वेश्चन देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू। क्वेश्चन है फाइंड द एपी बोला है, एपी निकालना है। क्वेश्चन बोला क्या है, जल्दी देखो, जल्दी हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, इन एन एपी, कोई एक एपी है, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज -150, मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का सम हमको दिया है -150, ठीक है। एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550। नेक्स्ट 10 टर्म्स और फर्स्ट 10 टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है? फाइंड द एपी। एपी फाइंड करने के लिए बोला है, एपी फाइंड करने के लिए हमें ए और डी जरूरत होता है। उससे पहले समझो कि नेक्स्ट 10 टर्म्स फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या है। सपोज मैंने लिखा मैं कोई नेक्स्ट 10 टर्म्स नहीं लेकिन मैं छोटा सा लेता हूं, 2 4 6 8 10 12 3, हाँ ठीक है। मैं अगर बोला हाँ फर्स्ट 3 टर्म्स का, इसके हिसाब से फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो है 12। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है 12। अब मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट 10 टर्म्स का मतलब एक्सक्लूडिंग दिस 12, नेक्स्ट 10 टर्म्स का या फिर नेक्स्ट इस हिसाब से 3 टर्म्स का सम क्या है अपने पास 20 22 30। नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम है 30, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम है 12, नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम है 30, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम है -150, नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम है -550। फर्स्ट 10 टर्म्स नेक्स्ट 10 टर्म्स समझ में आएगा, इधर से 3 टर्म्स फर्स्ट 3 टर्म्स नेक्स्ट 3 टर्म्स समझ में आएगा। ऐसा ही कोई भी पहला सपोज 20 टर्म है, चलो मैं तुमको इधर लिख के दिखाता हूं, A1 A2 A3 A4 A5, थोड़ा सा छोटा हो गया शायद, इधर से लिखते हैं। देखो मैं तुमको तुम्हारे लिए बस लिख के दिखा रहा हूँ यार, ठीक है।
A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A चलो A19 इधर, A19 A20 इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं A19 A20। सपोज मान ले 20 टर्म है, सपोज मान ले 20 टर्म है, सपोज मान ले 20 टर्म है। ये बोला है कि पहला 10 टर्म का सम क्या है, -150। पहला 10 टर्म का सम क्या है, -150। और नेक्स्ट 10 टर्म का सम क्या है, नेक्स्ट 10 टर्म का सम है -550। आप समझ में आएगा। एक्सक्लूडिंग दिस -150 सम है इसका, इधर से है, इधर से ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इसीलिए इंपोर्टेंट तो है, मैं तो बोलूंगा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट इसको मार्क कर लो क्योंकि ये समझना मुश्किल होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप क्वेश्चन करें। चलो मैं तुमको दो एग्जांपल से डिटेल से समझा चुका हूं, ठीक है भाई साहब। अब तुमको समझ में आ ही गया होगा कि नेक्स्ट 10 टर्म्स और फर्स्ट 10 टर्म्स के क्या बीच में फर्क है। तो फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब हम S10 लिखेंगे इक्वल टू -150, लेकिन नेक्स्ट 10 टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे। अब देख, अब यार लिखा था सही था, यार लिखा था सही था, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको ऐसे ही समझा रहा हूं। समझो 20 टर्म है, मुझे दिया है कि नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम से, मतलब नेक्स्ट 10 टर्म का सम इतना है। अगर मैं 20 टर्म से फर्स्ट 10 टर्म्स माइनस कर दूं तो क्या ये नेक्स्ट 10 टर्म्स आ जाएगा। और एक बार, अगर मैं टोटल 20 टर्म से पहला 10 टर्म का सम माइनस कर दूं, पहला 10 टर्म का सम माइनस कर दूं, तो क्या नेक्स्ट 10 टर्म का सम आ जाएगा, जो कि ये बोला है। पहला मतलब टोटल 20 टर्म्स है, टोटल 20 टर्म्स का सम से, टोटल 20 टर्म्स का सम से मतलब टोटल 20 टर्म्स का सम से मतलब S20 से अगर मैं S10 पहला 10 टर्म का सम माइनस कर दूं, पहला 10 टर्म का सम माइनस कर दूं, तो क्या -550 आ जाएगा। मुझे लगता है अब तो तुमको समझ में आ जाएगा कि पहला A1, A2, A3, A4, A5, A6 जैसे मैंने ऐसे A20 तक है। अगर A20 से मैं A10 माइनस कर दूं, A20 का सम से अगर सम ऑफ 20 टर्म्स से सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स अगर माइनस कर दूं, उसके बाद सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स तो निकल जाएगा ना भाई साहब, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स तो निकल जाएगा। वैसे ही हम किए इधर, बस और कुछ नहीं। इसको तुम सॉल्व कर लेना यार, इसको थोड़ा उधर लिख देते हैं ताकि मैं तुमको सॉल्व करके दे सकूं। S20 माइनस S10 इक्वल टू -550। बहुत डिटेल में समझाया क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व कर लेना या फिर मैं सॉल्व करके दूं। n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू -150। n मैंने कुछ पता है नहीं, n मैंने कुछ नहीं, n तो पता है 10/5 2a प्लस n-1 9d इक्वल टू -150। तो 5 1 जा 5 3 जा -30 2a प्लस 9d, क्या लिख रहा हूँ, 2a प्लस 9d -30 है ना। हाँ मैं एक्चुअली इधर सॉल्व नहीं किया। 2a प्लस 9d -30, थोड़ा चेक कर लेना, थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा S। तो यार दोस्तों वीडियो कट क्यों हुआ, मतलब क्या बताऊं, मतलब मैंने फ्लाइट मोड नहीं किया था। मैं ये क्वेश्चन कुछ समझा के और 2-3 क्वेश्चन समझा के लेक्चर के एंड में पहुंच गया हूँ। मतलब लेक्चर एंड में नहीं, मतलब 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर पा चुका था मैं। अब फिर मुझे पता चल रहा है कि वीडियो ही ऑफ हो गया है। अब मुझे फिर से बैक आके फिर से 2-3 क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो कट हुआ है। मतलब एक जन का कॉल आ गया तो मैं भी पागल फ्लाइट मोड करना भूल गया था, तो कॉल आ गया तो वीडियो ऑफ हो गया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो S20 माइनस S10 तो हमको दिया है तो हम पुट करेंगे भाई साहब। S10 क्या है -150 तो इक्वल टू -550। S20 प्लस 150 इक्वल टू -550। S20 इक्वल टू -550 माइनस 150 तो ये जाएगा -700। तो इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इसको आगे आप सॉल्व कर लेना होमवर्क, ठीक है। S20 इसकी इसी तरीके से सॉल्व करना, इसीलिए आपको थोड़ा क्वेश्चन चेंज दिख रहा होगा, मतलब राइटिंग थोड़ा चेंज दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे फिर से लिखना पड़ा क्वेश्चन ना, मुझे फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ा क्योंकि मैं 1-2 क्वेश्चन एक्सिट कर गया था, लेकिन फिर पता चला कि वीडियो ऑफ हो गया, तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क में कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, आपको एपी फॉर्म करना है, फाइंड द एपी बोला है, तो मैं आपको ए बता देता हूँ। ए आ जाएगा अपने पास 3, डी आ जाएगा अपने पास -4, डी आ जाएगा अपने पास -4, और एपी तो आप फॉर्म कर ही लोगे, ए और डी पता चल गया।
समझ में आ गया? इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करना, ये तो आपको पता है S20 इसी तरीके से आप निकालना ना। एस मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, दूसरा एक क्वेश्चन आप निकाल के दोनों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी मेथड से आप सॉल्व करके एपी फॉर्म कर सकते हो। मैं तभी भी आपका दे दिया ए और डी यही होगा भाई साहब, एपी तो फॉर्म कर ही लो। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, मैं और एक बार मुझे यार और एक बार चेक कर लेता हूँ कि लाइटिंग सही है कि नहीं। मैं एक बार चेक कर लूंगा, एक बार चेक कर लूंगा। हाँ लाइटिंग सही है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। चलो 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 ठीक है, लाइटिंग सही है। चलो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन है, समझने में बच्चों को मुश्किल होता है। अगर कोई बच्चा समझ भी जाता है ना तो करना में मुश्किल होता है, अप्रोच लगाना में मुश्किल होता है, एक पार्ट में अटक जाता है, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई साहब। समझा तो चुका था लेकिन फिर से समझाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, गलती ही मेरा है। मुझे लगा था कोई कॉल वॉल करता नहीं इस फोन को, कौन ही करेगा कॉल, तो क्यों ही करूं फ्लाइट में, अब कॉल आ गया। चलो ठीक है, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ भाई साहब। बहुत इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो भाई साहब, इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपोर्टेंट। चलो मैं पहले क्वेश्चन राइट डाउन करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखो भाई साहब क्वेश्चन क्या बोला है, आराम से पढ़ो। इजी सवाल है, गलत बोला मैंने, इजी नहीं है भी, हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है कि हार्ड भी नहीं है, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा टिपिकल है। देखो सवाल क्या बोल रहा है, एन एपी एक एपी है जो कि कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, मतलब टोटल टर्म्स हमको 37 दिया है, बहुत बढ़िया। द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स इज 225 माइनस 225 225 कहां गया क्वेश्चन, 225 ठीक है, क्वेश्चन सही है। द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट, मतलब 3 मिडिल मोस्ट नंबर का टोटल टर्म्स है 37, तीन बीचों बीच नंबर का, जो तीन बीचों बीच टर्म्स का जो सम है अपने को दिया है 225। हमको क्या पता तीन बीचों बीच नंबर क्या है या टर्म्स क्या है, लेट्स सी कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429, मतलब लास्ट 3 टर्म्स का सम क्या है 429। फाइंड द एपी, एपी फाइंड करने के लिए बोला है। अपने को बोला क्या है, थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स का सम इतना है, या तो A37 तक है अपने पास, A37 तक है बड़ा, या तो वो A20 हो सकता है, A21 हो सकता है, A21 A22 A23 हो सकता है, या फिर A30 A31 A32, मिडिल मोस्ट कुछ भी हो सकता है, हमको ज्यादा मिडिल मोस्ट क्या है। लेकिन मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला, इवन नंबर टोटल टर्म्स अगर इवन है तो फॉर्मूला, टोटल टर्म्स अगर ऑड है तो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। जैसे कि इधर टोटल टर्म्स अपना 37 दिया है, ऑड है, जैसे कि टोटल टर्म्स अपने पास टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितना है 37, जो कि ऑड है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एक मिडिल टर्म मोस्ट टर्म कट, तो फॉर्मूला क्या लगेगा n+1 अपॉन में 2th। n क्या है अपने पास 37 प्लस 1 38 अपॉन में 2th मतलब 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90th मतलब 19th टर्म इज द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ 37। अब बोला 3 मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब देख A19 हमको निकल गया, 3 मिडिल मोस्ट टर्म मतलब इधर लिख के इधर लिखता हूँ, A19 निकल गया, एक बीच वाला टर्म। 3 मिडिल मोस्ट टर्म मतलब एक आगे ले लो एक पीछे ले लो, A18 A19 A20, एक आगे ले लो एक पीछे ले लो, 3 मिडिल मोस्ट टर्म, एक आगे ले लो एक पीछे ले लो, ये है 3 मिडिल मोस्ट टर्म। अब बोला है कि इसका सम है 225। अब इसका वो बोला है कि इसका सम जो है मतलब A18 प्लस A19 प्लस A18 और A20 क्यों पता चल गया, क्योंकि भाई साहब ये मिडिल मोस्ट टर्म है, तो हमको बोला 3 मिडिल मोस्ट टर्म मतलब सबसे ज्यादा बीचों बीच जो है, सबसे ज्यादा बीचों बीच A19 के आसपास वाले दो ले लीजिए, A19 के आसपास वाला दो ले लीजिए, तो A18 और A20 हमको बोला इसका सम है 225। बस इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, A+17D प्लस A+18D प्लस A+19D इक्वल टू 225। भाई साहब मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा सा ये ले 3A प्लस ये प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा 54D। मैंने कैलकुलेशन यहाँ पहले से करके रखता हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा होता है ना। तो अगर मैं 3 कॉमन लो इधर, A प्लस 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 8 जा 24 225, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 7 जा 21 3 8 जा 15, बिल्कुल कैंसिल हो गया यार। A+18D आ गया अपने पास 75, A+18D आ गया अपने पास 75। इधर से हम A भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल,
चलो नहीं निकालते, कोई बात नहीं, पहले दूसरा सॉल्व करते हैं, उसका देखते हैं ये जरूरत होगा तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429। अब बोला है कि लास्ट 3 टर्म्स का सम जो है 429 है। लास्ट टर्म तो है A37, अब लास्ट थ्री मोस्ट टर्म्स क्या है? A37, A36, A35, बस A35 प्लस A36 प्लस A37 इक्वल टू 429। 429 A प्लस 34D प्लस A प्लस 35D प्लस A प्लस 36D इक्वल टू 429। 3A प्लस ये प्लस होके कितना हो जाएगा? 90, 96, 100, 105, सही है ना? 105 सही है। 429 का इधर कॉमन चला जाएगा, बिल्कुल कॉमन चला जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, डी 429 क्या कैंसिल हो जाएगा शायद, 1 मतलब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, बिल्कुल कैंसिल हो गया यार। A प्लस 35D इक्वल टू 143। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सॉल्व इट, होमवर्क। भाई साहब 2 इक्वेशन तुम सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन तुमको सॉल्व करना आता है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। मैं तुमको आंसर देता हूँ। एपी फॉर्म करने बोला था तो एपी हो जाएगा अपने पास, एपी हो जाएगा अपने पास, एपी हो जाएगा अपने पास। तुम्हारा एपी यही निकलना चाहिए, 147, 143, 139, 135, 131 और ऐसे, ठीक है। यही तुम्हारा एपी निकलना चाहिए, दिस इज आंसर। मैंने तुमको आंसर दिया, ये 2 इक्वेशन तुम खुद सॉल्व कर लेना। और क्वेश्चन में समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, मुझे नहीं लगता रिपीट करने की जरूरत नहीं, रिपीट करने का जरूरत है, ठीक है। चलो अब लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, लेकिन लास्ट 2 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे टीचर्स क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो याद करवा देते हैं। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, रीजन देते ही नहीं है, ऐसा क्यों है? ऐसे बहुत तुमको मिल जाएगा ऑनलाइन में, मुझे नहीं लगता कि कोई परफेक्टली एक्सप्लेन किया होगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों अप्रोच लगता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो हम करेंगे, मतलब लास्ट क्वेश्चन ऐसा मोस्टली है। अभी जो क्वेश्चन करेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो तो बहुत सारे टीचर बता देते हैं, ठीक है। चलो तभी फिर भी देखो लास्ट 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट 2 क्वेश्चन। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो यार ध्यान से करना, थोड़ा सा दिमाग, बुद्धि, मन बुद्धि, तुम्हारा जो भी बुद्धि है थोड़ा सा लगाओ बोर्ड के ऊपर, ठीक है। क्या गिर गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन भाई साहब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भाई साहब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भाई साहब इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन क्या है मैं पता रेड कर देता हूँ। 2 ही क्वेश्चन है ना हमारे पास, हाँ 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई साहब क्वेश्चन में ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला क्वेश्चन आता ही आता है। बच्चे फंसते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना किसको है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ उनको समझ में आएगा। इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का या फिर टर्म्स का सम हमको 27 दिया है, बहुत बढ़िया। एंड देयर प्रोडक्ट दिया है 504, फाइंड द टर्म्स। एक एपी में ये बहुत बार आया है, लेकिन मैं एक्चुअली इसको गूगल से उठाया हूं, तो गूगल में कुछ ऐसा सीबीएसई बोल के लिखा नहीं, लेकिन मैं जब एनालाइज कर रहा था मेरे 10th के क्लास के टाइम, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये है 3 कॉन्जिक्यूटिव टाइप वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला क्या है, कोई एपी है, उसका 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम है 7 या 27, सॉरी सम है 27 और उनका प्रोडक्ट है 504। अब बच्चे को यही समझ में नहीं आता है कि हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर लूं ही क्या, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या लूं। देख हम सिंपल समझते हैं। सपोज मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिया 3 4 5, लेट मैंने इसको लेट कर दिया x या फिर ऐसा कुछ a, या छोड़ x लेट मत कर, ठीक है। तू मुझे एक बात बता, 4 में मुझे बस 4 पता है, मैं इसका आगे पीछे वाला नंबर कैसे निकाला, आगे पीछे वाला नंबर ही तो कॉन्जिक्यूटिव ना। मुझे बस ये 4 पता है, मैं इसका पीछे का नंबर, इसका आगे का नंबर कैसे फाइंड करूंगा, इसका प्रीडिसेसर, इसका सक्सेसर कैसे फाइंड करूंगा। तो बोलेगा 4 - 1 इज योर प्रीडिसेसर, 4 + 1 इज योर सक्सेसर, और यही तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर 3 4 5। मतलब जब एक माइनस कर रहे हैं मेन नंबर से तो हमारा पीछे वाला नंबर आ जा रहा है, एक प्लस कर रहे हैं तो आगे वाला नंबर आ जा रहा है। सिंपल,
सिंपल एंड सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलरली। अब देख जैसे इधर हम किए, अब देख मैं सपोज वो 4 को मैं ए ले रहा हूं, वो 4 को मैं ए ले रहा हूं। अब जैसे 4 से एक घट रहा था तो कॉन्जिक्यूटिव पीछे वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहा था, ए से मतलब 4 से एक बढ़ रहा था तो उसका आगे वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहा था, 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर था। अब ए से मैं घटाऊंगा कुछ तब कंसेक्यूटिव नंबर आएगा, ए से बढ़ाऊंगा कुछ तब कंसेक्यूटिव नंबर आएगा। हम डिफरेंस को एपी में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को एपी में क्या बोलते हैं, डी। तो डी घटाऊंगा तो पीछे वाला नंबर आएगा, मतलब पिछले अगर हम कंपेयर करें 4 था, ये ए है 4, 3 आएगा कैसे, जब डी घटाऊंगा, क्यों उधर न्यूमेरिकल कैसे तो 1 घटा रहे थे, एपी के हिसाब से हम क्या घटेंगे, डिफरेंस इज कॉल्ड डी। तो डी जब घटाऊंगा मतलब ए माइनस डी, ए प्लस डी। समझ में आ गया, यही 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या लेना है। मतलब टीचर क्या करते हैं, बता देते हैं हाँ ये 3 कॉन्जिक्यूटिव, क्यों लेना है वो नहीं बताते, क्यों लेना है वो नहीं बताते। ठीक है, तो चलो हमको अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस अब तो इजी है, कर लोगे, कर ही लोगे। सम क्या दिया है, मतलब इन सबको सम करने के बाद, इन सबको सम करने के बाद, इन सबको सम करने के बाद अपने को दिया है 27। अब ये चीज, अब जो ये चीज है, ये डी से डी कैंसल, अब जो ये चीज है ना 3 इक्वल टू 27, ठीक है 27, कोई बात नहीं, 3 1 जा 3 9 जा ए 9। अब ये चीज को मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, मैं इसको एक बार इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ए माइनस डी क्यों लिख रहा हूँ तुमको पता चल जाएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं तुमको पता चल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आप उसको छोड़ दो यार, उसको छोड़ दो, वो बस मैं मेरे लिए मुझे समझाने के लिए मैं तुमको कैसे समझाऊंगा उसलिए वो लिखा हूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला, और क्या बोला तेरा प्रोडक्ट्स, मतलब इन सब का प्रोडक्ट ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इन सब का प्रोडक्ट क्या है 504। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज देख रहे हो तुम, एक चीज देख रहे ए माइनस डी ए प्लस डी, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को तो वैसे ही रख देते बाहर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 504, ले ले भाई ऊपर। ए तो अपने को पता है 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504, ठीक है। तो 9 इधर चला जाएगा, 81 माइनस डी स्क्वायर, 9 अगर चला गया 9 1 जा 9 6 जा 45, 5 नहीं सॉरी 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 5 5 हाँ 56, तो 56 हो जाएगा। तो 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर, इक्वल टू डी स्क्वायर, इक्वल टू डी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा शायद मेरे हिसाब से 25 आना चाहिए वैसे तो। 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 6 5 हाँ 25, तो सही सोचा था मैंने, बस थोड़ा चेक कर लिया कि कहाँ मेरा दिमाग में होने वाला कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, ठीक है। डी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 5 नॉट 5 प्लस माइनस 5 भाई साहब, प्लस माइनस 5। अब डी ये निकला, तो हम ए तो निकाल ही सकते हैं, तो हम अच्छा ए तो निकला, सॉरी गाइस थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ए तो निकाले, अच्छा पूछा क्या है, फाइंड द टर्म्स, सॉरी गाइस फाइंड द टर्म्स, ए तो है डी है, ए है डी है, हमको फाइंड द टर्म्स। अब यही तो टर्म्स लिए थे अपन, यही तो टर्म्स लिए थे, लेट कर दो ना, यही तो टर्म्स लिए थे अपन। तो टर्म्स क्या है, तो टर्म्स क्या है, ए इक्वल टू ए एक था टर्म, ठीक है 9, अच्छा टर्म के हिसाब से निकालते हैं। हमारे पास डी दो वैल्यू है, एक है +5 एक है -5, एक हमारा प्लस डी इक्वल टू +5 में निकलेगा, एक हमारा डी इक्वल टू -5 में निकलेगा। डी का दो वैल्यू है, डी का दो क्योंकि स्क्वायर रूट उधर आया ना, प्लस माइनस दोनों में रहेगा। अच्छा डी जब +5 होगा तो a माइनस डी क्या निकलेगा, a माइनस डी क्या निकलेगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, ठीक है ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर। उसके बाद क्या a तो अपने पास 9 ही है, चलो बहुत बढ़िया। a प्लस डी मतलब 9 + 5 14, चलो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में निकल गया आंसर। लेकिन अपने पास -5 भी है, डी तो माइनस में भी हो सकता है 5, देखते हैं इधर क्या निकलता है, आंसर सेम निकलेगा, दोनों का आंसर सेम निकलेगा। देखो कैसे सेम निकलता है, a माइनस डी ए क्या है 9 माइनस -5, 9 + 5 क्या 14, ये ले a तो 9 ही है, a तो 9 ही है, a + 1 मतलब सॉरी प्लस डी, a + d मतलब 9 + -5, 9 - 5 दैट इज 4। देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर वही सेम आ रहा है 14 9 4 मतलब ये भी आंसर दोनों आंसर। तो द टर्म्स आर इधर तुम लिख सकते हो देयरफॉर
ये नीचे लिखना वैसे ऊपर नहीं, देयरफॉर द टर्म्स आर 4 और क्या 9 and 14 एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया कैसे ये क्यों लेट किया, वो समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो इधर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला, मैं आपको अभी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला क्वेश्चन करवाता हूँ एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। और अभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, वो मतलब कोई भी टीचर मुझे ऐसा नहीं मिलता है जो कि परफेक्टली एक्सप्लेन करता है क्यों वो ले रहा है, मतलब एज्यूम कर रहा है वो चीज। मैं बताता हूँ क्या, ठीक है। अरे इसको नहीं बिठाना, हाँ, इसको नहीं बिठाना। देखो मैं पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके ऐसा भी है सीबीएसई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम इंपॉर्टेंट मतलब MIMP मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीबीएसई 2018 में आया, बहुत बार आया हुआ है, लेकिन मैंने जिस बुक से उठाया वो सीबीएसई 2018 लिखा था, 2018 लिखा था, ठीक है, लेकिन बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई साहब क्वेश्चन क्या बोला है, देखो भाई साहब, ओके क्वेश्चन की क्या बोला है थोड़ा सा ध्यान से समझो। सेम चीज बोला है, पिछले क्वेश्चन का बराबर ही है क्वेश्चन। बोला है कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 32। सम दिया है पहला 4 को, उधर पहला 3 कंसेक्यूटिव नंबर, पहला तो नहीं, चलो 3 कंसेक्यूटिव नंबर का उधर दिया था, इधर 4 कंसेक्यूटिव नंबर का सम दिया है 32 एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट में 2 बार लिख देगा नहीं, to the and the last term to the product of 2 middle terms is 7:15, find the number। मतलब 4 जैसे देख, ये एक नंबर सपोज A B C D, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इसका कहने का मतलब क्या है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट मतलब AD का प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इज 7:15, 7:15 मतलब AD अपॉन BC इक्वल टू 7/15। इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या है, जो कि बहुत टीचर्स नहीं समझाते, स्किप कर देते हैं, वो है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव्स लेंगे क्या, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या फिर टर्म्स लेंगे क्या। देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी के हिसाब से तुम ये ले सकते हो, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये तुम ले सकते हो, ये 4 टर्म्स, क्योंकि एपी में तो टर्म्स ऐसा ही लेते हैं, ए उसके बाद बड़ा टर्म ये A प्लस D, उसके बाद वाला टर्म A प्लस 2D, उसके बाद वाला टर्म A प्लस 3D, 4 टर्म तो ऐसे ही लेते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा तुम ये नहीं लो, ये लोगे, देखो ये लोगे क्या होगा, अगर तुम ये सबको प्लस करेगा, सपोज तुम मान ले ये सबको प्लस करेगा, तो ये सबको प्लस करके कितना आ रहा 32। अब मैं ये क्यों लिख रहा था, देख पिछला क्वेश्चन में क्या था ना, हमारा D कैंसिल हो जाता, -D से +D कैंसिल हो जा रहा था, तो A बचता था, तो 3A इक्वल टू 27 एक वेरिएबल था, इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन इधर क्या होगा, इधर D कैंसिल नहीं होगा, इधर +D +2D +3D ये 6D हो जाएगा, और A भी 3A + 6D, A और D रहेगा, कैंसिल नहीं होगा। सर करो तो मैं नहीं बोल रहा आंसर नहीं निकलेगा, आंसर निकलेगा, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई साहब, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड बहुत बच्चे गलत कर देंगे, मुझे पता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस वे में अगर जाएगा तू। ये तो ठीक है, ये तो तुम एक इक्वेशन निकाल देगा 3-4 स्टेप में, लेकिन जो प्रोडक्ट वाला चीज है ना, इसको मल्टीप्लाई है इसको, फिर इसको मल्टीप्लाई इसको, दोनों को डिवाइड करके 7/15, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तुम करके देखना, अगर तुम सही गया, अगर इक्वेशन सॉल्व के मतलब अगर तेरा कैलकुलेशन स्ट्रांग है, कैलकुलेशन अगर सही किया तो आंसर निकलेगा, लेकिन बहुत स्टेप लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर तेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा हिल डुल वाला लगता है, तो देखना तुम गलत, मतलब आंसर निकल जाएगा, लेकिन तो अगर कैलकुलेशन गलत करेगा तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम स्पेशल 3 टर्म्स लेंगे, ये 4 टर्म्स, स्पेशल 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेंगे। वो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है, A + D, हमको पता है कि हमको D कैंसिल करना है, तो इसीलिए हम A - D लेंगे, ये D कैंसिल हो जाए, और 2 चाहिए, A + 3D ले लेते हैं, 3D को कैंसिल करना है इसलिए और एक ले लेते हैं, A - 3D। ये 4 टर्म्स टीचर्स क्या करते हैं ना, सब रटवा देते हैं
कि जब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आएगा तब ए तुम क्या लेना, ए लेना, ए माइनस डी, ए प्लस डी। जब 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आएगा तुम क्या लेना, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3 डी। जब 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आएगा तब क्या लेना, ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। ऐसा टीचर रटवा देते हैं। लेकिन लेकिन मैं इधर ये लिया क्यों, मैं ये क्यों नहीं लिया, मैं ये डी क्यों लिया कि ए प्लस, ऐसा मैं क्यों लिया, ये माइनस 3 डी ये क्यों लिया, मैं माइनस 3 डी प्लस डी। देखो इसलिए मैं इसलिए क्योंकि मुझे सॉल्व करनी, जब मैं इस तीनों को प्लस करूंगा डी कैंसिल हो जाएगा, केवल ए बचेगा, इसीलिए मैं ये लिया। अब तुम बोलोगे कि ए बचेगा, ठीक है, अगर तुम्हारा टारगेट ये है कि खाली डी कैंसिल हो जाना चाहिए, ए बचेगा, तो तुम ये माइनस 2 डी या फिर माइनस डी भी तो ले सकते, माइनस डी तो ले, माइनस 2 डी माइनस 4 डी मतलब प्लस 4 डी माइनस 4 डी प्लस 2 डी माइनस 2 डी, ऐसा भी तो ले सकते थे, तुम 3 ही क्यों लिया। अब देखो ये एपी का एक फॉर्मूला होता है, ये तो मुझे भी मतलब अभी तक मुझे भी टीचर्स, मेरे टीचर जो है थे मुझे भी रटवा दिए थे, स्कूल टीचर रटवा दिए थे मुझे कि ये है चीज। लेकिन पॉइंट क्या है कि इसका एक एपी का फॉर्मूला होता है जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि अभी तक मैं भी नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि मैं 11th में हूँ, तो शायद 11th 12th में हम पढ़ते हैं। मैं जितना रिसर्च करके निकाला इसके बारे में, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि अगर मैं फॉर्मूला पर थोड़ा बहुत मुझे भी 80% क्लियर है फॉर्मूला, अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं भी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत ऊपर लेवल फॉर्मूला है एपी का। इसीलिए 10th क्लास बच्चों को ये रटवा देते हैं, 10th क्लास बच्चों को ये रटवा देते हैं। ये भी तुम अगर तुमको रटना नहीं है तुम ये लेके कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये बता दे रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर तुमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए तो ये तुम कर लो। मैं तुमको एक रीजन बता दिया, ये डी का रीजन बता दिया, और 3 क्यों लिया हूं मैं, 2 4 अलग भी नंबर्स ले सकता था। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तब क्या होता है, कैसे डिराइव, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर डिराइव कैसे, ये क्यों 3 क्यों लेते हैं, जब आप 5 लोगे, जब 5 कॉन्जिक्यूटिव इधर माइनस 2 डी हो जाएगा, ऐसा क्यों होता है, वो एक फॉर्मूला होता है एपी का। वो तुम, मुझे नहीं लगता तुमको बोलूंगा भी तुम समझ भी पाओगे, ठीक है, बोलूंगा भी तुम समझ पाओगे, और मुझे पूरा नॉलेज नहीं, मैं आधा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता, और तुम्हारा कोई जरूरत का भी है नहीं, ठीक है। तुम बस इतना याद रख लो, अगर याद भी नहीं रखना चाहते हो तो देखो डी का तुमको रीजन में बता दिया, अब यही रीजन अब 3 क्यों है वो फॉर्मूला बताता है, अब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो हम नहीं लेंगे, हम क्योंकि तुम ये लेके करना चाहते हो करो भाई, नो इशू, लेकिन हम ये लेके करेंगे क्योंकि ये इजीली सॉल्व होगा भाई साहब। तो लेट, मैंने आपको सब कुछ रीजन बता दिया, समझा दिया, ठीक है। लेट द 4 consecutive numbers be a minus 3d, a minus 3d, a plus d, a minus d and a plus 3d, ठीक है। ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को प्लस करो भाई साहब, तीनों को प्लस करो, अब तुम कर ही दोगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई साहब, बहुत। प्लस 3d माइनस 3d प्लस d माइनस d इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 32 ए ए ए ए 4a इक्वल टू 32, 4 1 जा 4 कितना था भाई, कट 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 4 1 जा 4 8 जा, ठीक है, 4 8 जा 32, तो a आ गया अपने पास 8, a आ गया अपने पास निकल के 8, ठीक है, a 8 निकल के आ गया, और क्या मतलब a 8 निकल के आ गया, और क्या दिया है अपने पास, ठीक है, a 8 निकल के आ गया। लेकिन हमको मेन चीज दिया क्या है, मेन चीज मतलब और एक पार्ट क्या दिया है कि जब मैंने आपको ये चीज समझा दिया कि इसका मल्टीप्लीकेशन हमको बोल रहा है कि a माइनस 3d, ये मैंने आपको चीज समझा चुका है जब क्वेश्चन स्टार्टिंग करने से पहले, ठीक है। a प्लस 3d अपॉन में a प्लस d इंटू a क्या बोल रहा है 7/15 होगा, बस इसको सॉल्व कर देना, कुछ है ही नहीं। a माइनस बी a प्लस बी वही सेम चीज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, अच्छा इधर हम और कुछ नहीं कर सकते क्या, इधर हम और कुछ नहीं कर सकते क्या, अगर इधर AD हो जाएगा, इधर तो AD हो जाएगा, अगर इधर AD हो जाएगा, अगर इधर AD हो जाएगा तो भाई हमको इशू हो सकता है, मैंने कुछ गलती, अच्छा सॉरी इधर a माइनस डी है ना भाई, सॉरी गाइस, a माइनस डी है, a प्लस डी a माइनस डी a प्लस डी a माइनस डी a प्लस डी a माइनस डी, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, थोड़ा सा कभी गलती हो जाता है, लेक्चर बहुत लंबा खींच गया इसलिए भी थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई तुम कर ही लोगे, मैं कर दूं, 15 स्क्वायर माइनस 15 into 9 कितना होगा भाई साहब, 135 डी स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। इधर हम a को सॉल्व करते हैं, 15 a स्क्वायर माइनस 7 है, मतलब 7 को बस इधर आया, ठीक है, इधर माइनस 7 डी स्क्वायर प्लस 135 डी स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा कम मतलब जगह नहीं है, ठीक है, 15 से 7 जाएगा कितना बचेगा,
15 से 7 जाएगा, बचेगा अपने पास कट 15 से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई 8 128। तो भाई साहब 15 से 7 जाएगा 8 a स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 128 d स्क्वायर। ठीक है, एक का वैल्यू है अपने पास 8, 8 8 64। ठीक है, 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर, ए तो 8 ही है ना, हाँ, तो इक्वल टू 128 डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 64 अपॉन में 128। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो डी स्क्वायर, देखो मैं इसको सॉल्व चलो कर ही देता हूँ, 2 4 जा या फिर 4 2 जा, और इजी होगा 4 2 जा 4 4 3 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 6 जा 12। ठीक है, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 8 जा 8 4 जा 32। तो डी स्क्वायर आ गया अपने पास, इधर देखो डी स्क्वायर आ गया अपने पास 4, तो डी आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू। इधर कहाँ करूँ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, तो डी का एक वैल्यू अपने पास प्लस 2, सेम उसी टाइप का डी आ गया अपने पास, एक प्लस 2, एक आ गया माइनस 2। तो हम एज्यूम क्या कहते हैं, a माइनस 3d a माइनस 3d a माइनस 3d a माइनस 3d क्या हो जाएगा, अगर तुम करोगे a क्या है 8, 8 माइनस 6, 3 इंटू 2 6, 8 माइनस 6 2, a प्लस डी 8 प्लस 2 10, a माइनस डी 8 माइनस डी क्या है 2, 8 माइनस 2 6। ठीक है, उसके बाद क्या है 8 a प्लस 3d, आंसर सेम ही आएगा दोनों केस में, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 8 प्लस 3 2 जा 6 14 है, सही है सही है। तो इधर भी वही सेम आएगा, 14 आएगा मेरे हिसाब से, ऐसे ही आएगा 14 आएगा। फिर a प्लस डी मतलब 8 प्लस माइनस 2 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, हाँ 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, तो 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। फिर क्या a माइनस डी, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8 प्लस, हाँ 10 आ जाएगा। तो a प्लस 3d, तो ये आ जाएगा अपने पास 2। देखो 2 10 6 14 2 10 6 14 बस उल्टा आ रहा है, आंसर सेम है, आंसर सेम है। आंसर क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है 2 10 6 14, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया भाई साहब, 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 समझ में आ गया भाई साहब। थैंक यू लिखने का जगह ही नहीं है। चलो चलो, आज दिल से थैंक यू, हर दिन दिल से थैंक यू बोलता हूँ, लेकिन आज लिखने का जगह नहीं, तो आप बहुत दिल से थैंक यू। तो आज क्या हम किए, आज सम ऑफ एन टर्म्स का हम तगड़े तगड़े क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लास्ट के कुछ 3-4 क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं बोलूंगा, थोड़े से टिपिकल थे। मैंने आपको जितना इजी तरीके से समझा सकता था मैं समझा दिया। इसके बाद और एक लेक्चर, इसका लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 4 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करेंगे, सीबीक्यू करेंगे, मतलब केस बेस्ड स्टडी कुछ करेंगे, और क्या करेंगे, और सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, मतलब कुछ थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये तो हम ये सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, सिंपल नहीं है भाई, मतलब क्वेश्चंस कर रहे थे नंबर बेस्ड या फिर अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में उसके साथ केस बेस्ड स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर में जितना करें उसके बाद रिपीट कर देना एक बार, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, टाटा गुड बाय, नमस्कार। क्या बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, मतलब अब बहुत हो गया, ठीक है। टाटा गुड बाय, अपना ख्याल रखो, मजे करो, चिल करो, और अपना दोस्तों को भी शेयर कर देना, खुद भी प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, नमस्कार।